हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूं देहरादून से हमारे सफर को आगे बढ़ाने के लिए। तो बच्चों, क्लास स्टार्ट होने से पहले मस्त होके बैठिएगा, एकदम चौड़े होके बैठिएगा, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि एक बार फिर तुम्हारे भाई की क्लास है। तो बच्चों, आज के जो दो सेशन हैं हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आज मंडे है और मंडे को मेरा लेक्चर नहीं होता, बट फर्स्ट स्लॉट जो है वो मुझे फ्री मिला, तो मैंने सोचा मैं अपनी क्लास लगा लेता हूं। तो आज मंडे में जो हमारी फर्स्ट क्लास होगी, इसमें मैं क्वालिटी के साथ इस चैप्टर को खत्म कर दूंगा। माइक्रोबॉडी, साइटोस्केलेटन, क्रोमोसोम, न्यूक्लियस वाला पार्ट पूरा का पूरा खत्म कर दूंगा। और उसके बाद जो हमारी एक 15 पे क्लास होने वाली है, उस क्लास के लिए मैंने 130 प्लस क्वेश्चंस सारे के सारे एनसीईआरटी बेस्ड और इंक्लूडिंग पीवाईक्यू सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लिए बनाए हैं। ये देखिए, ये रही वो पीपीटी। ठीक है, ये पूरे के पूरे क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो बच्चों, दोनों सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, बहुत मजा आएगा। और आप देख सकते हैं हम 115 में कितने क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये आप देख सकते हैं 143। ठीक है, 143 स्लाइड्स हैं हमारी क्वेश्चंस की। तो ये सारा का सारा डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम इस चैप्टर को क्वालिटी के साथ पैक कर देंगे। दोनों सेशन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये भी अटेंड करिएगा, और जो नेक्स्ट हमारा 115 पे आएगा वो भी आप अटेंड करिएगा। ठीक, लास्ट वाला जो लेक्चर था उसका अभी रिवीजन लेक्चर पेंडिंग है। ठीक, क्योंकि क्लास सैटरडे को ली गई थी, संडे को हमारा ऑफ होता है, छुट्टी होती है, इसलिए रिवीजन लेक्चर नहीं डाला गया। बट आज मंडे है तो मैं उसका आपका एक बार रिवीजन करवा दूंगा। तो इस तरीके से हम चलने वाले हैं। ठीक, चलिए 5-10 मिनट में आपसे थोड़ी सी बात कर लेता हूं। ठीक है, तो जो बात मैं आपसे करूंगा उसको पॉजिटिवली लीजिएगा। जैसे कि आप सब लोग लिख रहे हैं नोमेश सर लेफ्ट, नोमेश सर, नोमेश सर। तो नोमेश सर के बारे में मुझे कल रात को ही पता चला जब मैंने उनका वीडियो देखा। और सबसे पहले तो मैं उनको शुभकामनाएं दूंगा कि वो जहां भी रहें स्वस्थ रहें, कुशल मंगल रहें। ये मेरी तरफ से और पूरे पीडब्ल्यू परिवार की तरफ से उनको शुभकामनाएं हैं। दूसरा, मैंने उनका वीडियो पूरा देखा और उस वीडियो में उन्होंने कहा कि जैसे परिवार में दो लोग होते हैं तो जरूरी नहीं कि दो लोगों के बीच में झगड़ा हो, इसलिए ही उनके बीच में सेपरेशन हो। तो उन्होंने कहा कि दो लोग हैं, दोनों अलग रहना पसंद कर रहे हैं अपने अपने रास्ते में, दोनों लोग खुश रहे। ये उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। तो ऐसा कोई गिला शिकवा नहीं है, क्या कारण है क्या नहीं है। जो वीडियो देखकर मुझे समझ में आया कि शायद वो सेपरेट होना चाह रहे हैं या अलग करना चाह रहे हैं। तो हमारी तरफ से उनको पूरी की पूरी शुभकामनाएं हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, काफी सारे बच्चों के मैसेजेस आए कि सर अब हम क्या करेंगे, जूलॉजी कैसे होगा, कैसे हम लोग पढ़ाई करेंगे। बच्चों, मैं आपसे एक चीज कहूंगा कि ये चीजें पहले भी हमारे साथ हुई हैं, पहले भी लोग छोड़ के गए हैं, और हम हमेशा पहले से स्ट्रॉन्गर बन के ही आए हैं। पीडब्ल्यू बहुत बड़ा है और एक सिस्टम बेस्ड अटैक है। पीडब्ल्यू में बहुत सारे टीचर हैं, एक से एक टीचर हैं। तो आप ये मत सोचिएगा कभी भी कि अगर कोई चला जाता है तो हम कैसे करेंगे। हां, ये जरूर मानता हूं कि जब आप किसी एक टीचर के साथ पढ़ते हैं तो आपकी उनके साथ एक कनेक्टिविटी बन जाती है, एक एडेप्टेबिलिटी बन जाती है, और आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है। तो इस टाइम अगर कोई न्यू फैकल्टी आती है तो थोड़ा सा दिक्कत होता है स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर में अपने आप को एडेप्ट करने में, अपने आप को एडजस्ट करने में। तो मेरा कहने का मतलब यह है, पीडब्ल्यू में बहुत सारे टीचर्स हैं, बॉटनी के भी टीचर्स हैं, जूलॉजी के भी टीचर्स हैं,
है ना। अगर मैं बात करूं, समाप्ति मैम है, सुजीत सर हैं, आकांक्षा मैम है ना। तो हमारे पास टीचर बहुत सारे हैं और इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मैं समाप्ति मैम के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूंगा। लास्ट ईयर मैंने और मैम ने लक्ष्य 1.0 पढ़ाया था। तो इस साल जो बहुत सारे हमारे रिजल्ट हैं उनमें मैं देख रहा था कि लक्ष्य 1.0 के बहुत सारे स्टूडेंट्स के जूलॉजी में 180 में से 180 हैं और वो सारे स्टूडेंट्स मैम के पढ़ाए हुए हैं। तो मैम बहुत अच्छे टीचर हैं, सुजीत सर भी बहुत अच्छे टीचर हैं, उन्होंने 2 बार AIR 1 दिया हुआ है, ठीक। और आकांक्षा मैम तो खुद डॉक्टर हैं, वो भी बहुत अच्छे टीचर हैं, जूलॉजी के भी अच्छे टीचर हैं, बॉटनी के भी अच्छे टीचर हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि शुरू में चेंज थोड़ा पेनफुल हो सकता है, बट ये आपकी हेल्थ के लिए बेटर होगा। तो आप PW सिस्टम पर पूरा का पूरा विश्वास रखिएगा। हमारा सिस्टम बहुत बड़ा है, लोग पहले भी गए थे, तब काफी यूट्यूबर्स लोगों ने वीडियो बनाई कि PW तो खत्म हो गया, PW तो बर्बाद हो गया, पता नहीं क्या क्या हमारे लिए लिखा गया, लेकिन PW हमेशा पहले से स्ट्रॉन्गर बन के आया है। तो मैं अपनी बात को कंक्लूड करते हुए बस इतना बोलूंगा कि सर भी बहुत अच्छे टीचर हैं, आकांक्षा मैम भी बहुत अच्छे टीचर हैं, सुजीत सर भी बहुत अच्छे टीचर हैं, समाप्ति मैम भी बहुत अच्छे टीचर हैं, मैं भी ठीक ठाक टीचर हूं। तो जो भी गए हैं, जहां भी गए हैं, उनको हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं कि वो अच्छा करें और लाइफ में आगे बढ़ें। वो वहां पर अच्छा करें, हम यहां पर अच्छा करें। तो किसी से कोई नाराजगी नहीं है, चीजें चलती हैं, बट द शो मस्ट गो ऑन। तो आप विश्वास रखिएगा, मैं आपको बिल्कुल एक भाई की तरह समझा रहा हूं, आपसे उम्र में बहुत बड़ा हूं, आई एम 37 ईयर ओल्ड। थोड़ा सा दिक्कत आता है क्योंकि आप किसी टीचर के साथ एडजस्ट करते हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपको कहीं पर पूरी जर्नी पे कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी। जो भी टीचर्स आपको पढ़ाने आएंगे, जिनके भी मैंने नाम लिए, इनमें से जो भी टीचर आपको पढ़ाने आएंगे, आप पूरा कोऑपरेट करिए, पूरा समझिए, पूरा नोट्स बनाइए, आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये चीज याद रखिएगा, ठीक। लोग किशोर कुमार के भी सॉन्ग सुनते हैं, लोग लता मंगेशकर के भी सॉन्ग सुनते हैं, लोग मोहम्मद रफी के भी सॉन्ग सुनते हैं, लोग अरिजीत सिंह के भी सॉन्ग सुनते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि इनके जो अपने अपने ऑडियंस हैं वो एक दूसरे के लिए गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। लाइफ हमेशा चलती है और मैं भी आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगा, ठीक है, मैं भी आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगा, MR सर, अरे MR सर, हाँ तो MR सर आज किसी कारणवश से क्लास नहीं ले पाए, है ना, उनके पास कुछ दूसरे असाइनमेंट हैं, सर बिजी हैं कहीं पर, तो इस वजह से सर आज क्लास नहीं ले पाए, ठीक है। तो ये कारण है, आप MR सर के लिए मत लिखिए, है ना, मैं नोमेश सर की बात कर रहा हूं। तो कंक्लूड करते हैं बात को, अच्छे से पढ़ाई करिए, किसी कंट्रोवर्सी में मत आइएगा और नेता मत बनिएगा, पॉलिटिक्स मत करिएगा। छोटी उम्र में हो, पढ़ाई लिखाई करने की उम्र में हो सकता है आप पॉलिटिक्स करते रह जाए और आप में से बहुत सारे लोग पढ़ाई करके आगे निकल जाए। तो मैं आपको अपनी तरफ से सिर्फ यही कहना चाहूंगा, आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। जो भी टीचर्स के मैंने नाम लिए, हमने इन सबके साथ पढ़ाया है और समाप्ति मैम के साथ तो हम लक्ष्य 1.0 में थे। बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा कंटेंट देते हैं, बहुत एनर्जी से पढ़ाते हैं और इन द एंड मैटर करता है रिजल्ट। और बहुत सारे बच्चों के इस बार लक्ष्य 1.0 से 180 में से 180 मार्क्स आए हैं। तो बस विश्वास रखिएगा PW सिस्टम पर, बहुत आगे जाएंगे, बहुत अच्छे से आपको लेके चलेंगे, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। कुछ तो मुझे भी मैसेज कर रहे थे, सर आप भी छोड़ दिए क्या? अरे दीवाने ऐसे थोड़ी ना होता है, ठीक है। हम PW में थे, PW में हैं और PW में रहेंगे।
बात समझ में आया? तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, इनफ ऑफ टॉक, लेट्स स्टार्ट। एक बार चीजों को स्टार्ट करते हैं, फुल एनर्जी से आइए, एकदम हंसते हुए चेहरे के साथ हम स्टार्ट करेंगे, जैसे हम आपको पढ़ाते हैं, एकदम बिंदास होके, और पूरा पूरा फोकस करना, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट गाइस, द शो मस्ट गो ऑन। ठीक है, एक बार सभी लोग हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। ठीक है, एक बार हमारे सम्मान में सभी लोग यस लिख दीजिए। कोई शब्द गलत निकल गए हो तो मेरे को माफ करिएगा। ठीक है, चलिए, यस सर आ गया है, अब स्टार्ट करते हैं। ठीक, चलिए, एक बार मैं आपको रिवीजन करा देता हूं, क्योंकि संडे होने की वजह से मैं आपको इसका रिवीजन लेक्चर नहीं दे पाया, क्योंकि संडे को हमारे पास और भी जिम्मेदारी होती है, फैमिली है, बच्चा है, घर का सब्जी का सामान भी आता है, राशन भी आता है, तो वो सारे काम भी करने होते हैं। ठीक, बच्चे को घुमाने भी जाना होता है पार्क में। ठीक है, चलिए, सीलिया फ्लैजिला, ये तो पहले का है क्या? सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल से हमने बात की थी। एक सेंट्रोजोम में दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर थे, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे, जिनको आप सेंट्रियोल बोलते हैं। ठीक, ये एक मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर होता है जो एनिमल सेल के साइटोप्लाज्म में मिलता है और ऑलमोस्ट एब्सेंट होता है प्लांट में। ठीक, एल्गी में मिलता है, फंगस में मिलता है, बट नोट्स में ऐड मत करिएगा। ठीक, इसके चारों तरफ एक प्रोटीनेशियस पार्ट मिलता है, जिसको आप पेरीसेंट्रुलर मटेरियल बोलते हैं। फिर यह स्ट्रक्चर आपका बनाया गया था, बाहर की तरफ देखिए, पेरिफ्री में टोटल 9 ट्रिपलेट्स हैं, और एक ट्रिपलेट में आपके 3 माइक्रोट्यूब्यूल हैं, ए बी सी। तो बाहर की तरफ हो गए हैं 9 3 जा 27 माइक्रोट्यूब्यूल। बच्चों, सेंटर में कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है, तो मतलब नो माइक्रोट्यूब्यूल। तो ये जो सेंटर वाला प्रोटीनेशियस पार्ट है, इसको आप बोलते हैं हब, इसको आप बोलते हैं हब। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो डंडे आपको दिख रहे हैं, जो सेंट्रल हब और ए माइक्रोट्यूब्यूल को कनेक्ट करते हैं, ये है रेडियल स्पोक्स, इनका नंबर होता है 9। ठीक, दो पेरिफेरल ट्रिपलेट आपस में कनेक्टेड है एसी लिंकर से, और ये स्ट्रक्चर भी प्रोटीनेशियस होता है। ये स्ट्रक्चर बैलगाड़ी के पहिए की तरह दिखता है, इसको बोलते हैं कार्ट व्हील। तो 9 ट्रिपलेट, सेंटर में कुछ नहीं है, 0। एक सेंट्रोजोम में 2 सेंट्रियोल होते हैं, और एक सेंट्रियोल में टोटल माइक्रोट्यूब्यूल है 27। तो बच्चों, 2 सेंट्रियोल में कितने हो गए? 27 प्लस 27 54। सीलिया फ्लैजिला, ठीक है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। ठीक है, सेंट्रियोल जो है आपका और बेसल बॉडी आपका मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर है। ठीक, सेंट्रियोल फॉर्म बेसल बॉडी ऑफ सीलिया फ्लैजिला। तो सीलिया फ्लैजिला का जो बेसल बॉडी होता है वो आपका सेंट्रियोल फॉर्म करता है। सेंट्रियोल एनिमल सेल में स्पिंडल फाइबर फॉर्म करता है। ठीक है, जिसकी वजह से आपका सेल डिवीजन होता है। इसके बाद आपसे बात की थी, न्यूक्लियस के बारे में बात की थी। ठीक है, न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था 1831 में। जनरली एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, बट पैरामीशियम में 2 न्यूक्लियस होते हैं। ठीक, पैरामीशियम ही क्यों बताया गया? क्योंकि बुक में हमसे पूछा है क्या आप कोई ऐसे ऑर्गेनिज्म के नाम बता सकते हैं जिनमें 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, तो हमने एक बता दिया। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं फंगस के अंदर। ठीक, जो आरबीसी है और सीव ट्यूब सेल्स जो फूड का कंडक्शन करती है फ्लोएम के अंदर, ठीक, इनमें आपका न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। स्ट्रक्चर में ये 4 पार्ट हैं, जिसमें ये 2 पार्ट डिस्कस किए गए थे। न्यूक्लियस में बाहर की तरफ है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक, और आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ है आपके आरईआर। आरईआर पर राइबोसोम है, तो फिर आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर भी राइबोसोम मिल सकते हैं। इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर राइबोसोम नहीं है, तो आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल लेयर है। 2 मेम्ब्रेन के बीच में जो ब्राउन कलर से स्पेस दिखाए हैं, इसको पेरीन्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। 10 to 50 नैनोमीटर डायमेंशन है। न्यूक्लियस के कंटेंट को न्यूक्लियोप्लाज्म बोला, और ये वाले कंटेंट को साइटोप्लाज्म बोला। तो बच्चों, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को जो चीज सेपरेट करती है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर पेरीन्यूक्लियर स्पेस है। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या फिर मैं बोलूं पेरीन्यूक्लियर स्पेस, ये आपका सेपरेट करता है न्यूक्लियोप्लाज्म को और साइटोप्लाज्म को। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दोनों एंड, एक एंड ये रहा और एक एंड ये रहा, दोनों एंड फ्यूज हो चुके हैं। तो दोनों एंड फ्यूज होने की वजह से यहां पर भी दोनों एंड फ्यूज हो चुके हैं। दोनों एंड फ्यूज होने की वजह से एक गैप बन गया है। इस गैप को बोलते हैं न्यूक्लियर पोर।
तो अगर चीजें न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाएंगी और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में जाएंगी, मतलब बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होगा। तो ये बाई डायरेक्शनल मूवमेंट आपका न्यूक्लियर पोर के थ्रू होता है। और किन किन का मूवमेंट होता है ये मैं आपको आज प्रूफ करूंगा। आरएनए का मूवमेंट और प्रोटीन का मूवमेंट किस तरीके से होता है ये मैं आज आपको समझाऊंगा। आपको दिखेगा न्यूक्लियर पोर से आरएनए और प्रोटीन का मूवमेंट। ठीक, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर आपका कुछ प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर लैमिना। ठीक, इसका फंक्शन क्या है वो भी बताऊंगा आज। इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर कुछ प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं न्यूक्लियर लैमिना। ये जीन्स थी, डीएनए है, डीएनए को थोड़ा सा फोल्ड किया तो क्रोमैटिन, उस क्रोमैटिन को और ज्यादा फोल्ड किया, डीएनए को और ज्यादा फोल्ड किया तो क्रोमोसोम। तो जितनी ज्यादा फोल्ड करोगे चीज उतनी शॉर्ट होती जाएगी, उतनी मोटी होती जाएगी। यहां चीज टाइटली पैक्ड है क्योंकि यहां फोल्डिंग ज्यादा है। ज्यादा फोल्डिंग है मतलब ज्यादा कंडेंस है, ज्यादा विजिबिलिटी है। इसका सारा उल्टी चीज यहां पर है। तो यहां विजिबिलिटी कम है इसलिए यह स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है। कॉम्प्लेक्स मतलब इलॉबरेट। यहां इतना क्लियरली क्रोमोसोम नहीं दिखता क्योंकि क्रोमैटिन क्रोमोसोम की डीकंडेंस फॉर्म है, मतलब चीजें यहां क्लियरली विजिबल नहीं है। आप वर्ड यूज करते हैं इनडिस्टिंक्ट। क्रोमैटिन आपको तब दिखता है जब सेल के अंदर, सेल आपकी इंटरफेस स्टेज के अंदर होती है। ठीक, और डिवाइडिंग स्टेज प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, इसके अंदर आपको क्रोमोसोम दिखता है। डीएनए बहुत बड़ा है, ठीक है, करीब 2 मीटर का डीएनए है एक सेल के अंदर। लेकिन एक सेल के अंदर न्यूक्लियस का डायमेंशन 10⁻⁻6 मीटर है। तो एक 2 मीटर धागे को 10⁻⁻6 मीटर न्यूक्लियस के अंदर डालना है तो भाई इजी नहीं है। आपको उसको पैक करके, उसकी पैकेजिंग करके, उसको फोल्ड करके डालना पड़ेगा। ठीक, तो अब डीएनए के साथ आपके जुड़ जाते हैं हिस्टोन प्रोटीन। ये हिस्टोन प्रोटीन H2A, H2B, H3, H4 कितने हैं? 4। बट हर एक का कितना मॉलिक्यूल है? 2। तो टोटल आपके कितने हो गए? 8। तो आप बोलेंगे ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। तो ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन का नेचर होता है बेसिक। इनके अंदर पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड मिलती है और जो सबसे ज्यादा मिलती है उसका नाम है अर्जिनिन एंड लाइसीन। ठीक, तो हिस्टोन प्रोटीन बेसिक है, पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड है। कौन सी सबसे ज्यादा मिलेगी? अर्जिनिन एंड लाइसीन। डीएनए की पैकेजिंग डिटेल में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस क्लास 12 में पढ़ाई जाती है। यहां आपको जितना बताया गया वो भी ज्यादा ही बताया गया क्योंकि इस चैप्टर में नहीं पढ़ाई जाती। अब ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन ये बेसिक है, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज है, डीएनए नेगेटिवली चार्ज है। तो ये एक स्ट्रक्चर बना, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम में सिर्फ 2 चीजें हैं, डीएनए है और हिस्टोन प्रोटीन है। न्यूक्लियोसोम में सिर्फ डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन नहीं है, सिर्फ डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन है। आगे जाके और हिस्टोन प्रोटीन जुड़े और साथ में कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी जुड़ गए, थोड़ा सा आरएनए भी आ गया। तो ये जो स्ट्रक्चर बना है इसको क्रोमैटिन बोलते हैं। इसमें न्यूक्लियोसोम है, न्यूक्लियोसोम मतलब डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन, साथ में नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी आ गए और थोड़ा सा आरएनए भी आ गया। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम बढ़ेंगे आपकी पैकेजिंग इंक्रीज होगी, चीजें पहले से और ज्यादा कंडेंस होती जाएंगी। इतना दिया मेरे मालिक ने, इतना दिया न्यूक्लियोसोम ने, ठीक, इतना दिया मेरे मालिक ने, इतना दिया न्यूक्लियोसोम ने, इतना नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम आया कि चीज इतनी कंडेंस हो गई आपको क्रोमोसोम की फॉर्म में दिखने लगा। और ये डायग्राम बहुत बेस्ट डायग्राम था। ये आपका डीएनए है, ठीक, ये आपका डीएनए है और डीएनए के अंदर आपके ये H2A, H2B, H3, H4 सबके 2-2 मॉलिक्यूल हैं, इसलिए ये 8 बनाए गए हैं। ये देखिए न्यूक्लियोसोम, 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 न्यूक्लियोसोम। यहां न्यूक्लियोसोम के नंबर और बढ़ गए तो ये डीएनए और ज्यादा फोल्ड हो गया, और बढ़ गए तो और फोल्ड हो गया और इसने रूप ले लिया आपका क्रोमोसोम का। यहां तक की पढ़ाई आपने पढ़ ली थी और इसका एनसीईआरटी बूस्टर ये आपने कर लिया था, ये कर लिया था, ये कर लिया था। न्यूक्लियोलस बाकी है, ठीक है, शेप ऑफ क्रोमोसोम बाकी है। तो बच्चों एक बार मेरे को यस सर लिख दीजिए ताकि हम अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर सके।
बहुत मस्त क्लास ली जाएगी। एक बार आप यस लिख दीजिए, जल्दी से एक बार आप यस लिख दीजिए, आपको बहुत बढ़िया घूस बम्प में देने वाला हूं। ठीक है, आ जाइए जल्दी से यस लिख दीजिए, जल्दी से यस लिख दीजिए। चलिए यस सर आ गया है। आइए तो बच्चों, रिवीजन लेक्चर, इस लेक्चर का भी आपको आज मिल जाएगा, और जो मैं आज पढ़ाऊंगा उसका रिवीजन लेक्चर भी आपको मिल जाएगा। संडे हमारी छुट्टी होती है। ठीक, चलिए तो हमने आपको क्रोमैटिन पढ़ा दिया, हमने आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पढ़ा दिया। अब सर हेडिंग क्या डालें? अब हेडिंग डालो थर्ड, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, अब आप हेडिंग डालेंगे थर्ड, न्यूक्लियोलस। ध्यान से समझिएगा, इतने में डायग्राम बनेगा और यहां मैं लिखूंगा, इतने में डायग्राम बनाऊंगा और यहां मैं लिखूंगा। ठीक, चलिए पहले डायग्राम बना लेते हैं, पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये है सेल, ठीक, ये मैंने आपकी बनाई है सेल। सेल के अंदर, सेल के अंदर आपका, पहले मुझे बनाने देना, सेल के अंदर मैंने आपका बनाया है न्यूक्लियस। पहले मुझे बनाने देना क्योंकि मैं इसमें कुछ मिटाऊंगा अभी। सेल के अंदर मैंने आपका बनाया है न्यूक्लियस। ठीक, ये रहा आपका न्यूक्लियस, ये मैंने आपका बनाया है न्यूक्लियस। ठीक, ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से। बच्चों आप सभी को मालूम है कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन होता है और फैला हुआ होता है, जिसके लिए एनसीईआरटी ने वर्ड यूज किया था एक्सटेंडेड। एक्सटेंडेड का मतलब होता है पूरी तरीके से न्यूक्लियस में डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब फैला हुआ है। ठीक, तो अब देखिएगा जरा, आपको क्रोमैटिन दिख रहा है, ये देखिए आपको क्रोमैटिन दिख रहा है, पूरा का पूरा फैला हुआ दिख रहा है। आपको क्रोमैटिन, आपको पूरा का पूरा फैला हुआ दिख रहा है। बच्चों एक जगह पर क्रोमैटिन इकट्ठा होकर एक डेंस स्ट्रक्चर बना लेता है। ये जो स्ट्रक्चर है, अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो स्ट्रक्चर है जहां पर एक जगह पर क्रोमैटिन इकट्ठा हो गया है, तो क्रोमैटिन इन न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, इन न्यूक्लियस, इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन जो है आपका, क्रोमैटिन कलेक्टेड एट अ प्लेस, एट अ प्लेस। न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमैटिन है वो पूरे न्यूक्लियस में फैला हुआ है और एक जगह पर कुछ ज्यादा ही इकट्ठा हो जाता है और एक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड कर लेता है जिसको आप बोलते हैं न्यूक्लियोलस, जिसको आप बोलते हैं न्यूक्लियोलस। तो ये स्ट्रक्चर क्या है बच्चों? ये स्ट्रक्चर है आपका न्यूक्लियोलस, जहां क्रोमैटिन एक जगह पर इकट्ठा होकर एक गुच्छा सा बना लेता है। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं न्यूक्लियोलस। अब न्यूक्लियोलस जो होता है, दूसरा पॉइंट, न्यूक्लियोलस जो आपका होता है, न्यूक्लियोलस जो आपका होता है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा नीचे करके लिख देता हूं, आप मिटाना मत, आप वहीं पे लिखना, ठीक है, आप वहीं पे लिखना, ठीक है, इसको मैं नीचे करके लिख देता हूं। इस स्ट्रक्चर को आप बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को आप बोलते हैं कॉल्ड, कॉल्ड, इस स्ट्रक्चर को आप बोलते हैं न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियोलस आपका मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन लेस है, स्फेरिकल है, मेम्ब्रेन लेस है। अब आप मेरी बात को बताइएगा,
इसके अंदर जो रीजन होता है उसको आप बोले थे न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके अंदर आपका जो रीजन होता है, न्यूक्लियस के अंदर आपका जो रीजन होता है, उस रीजन को आप बोले थे न्यूक्लियोप्लाज्म। अब बताइए मुझे, न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में न्यूक्लियोलस मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में क्या कोई मेम्ब्रेन है? जवाब दो यस और नो में। क्या न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में कोई मेम्ब्रेन है? जवाब दो यस और नो में। जवाब दो। क्या न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में कोई मेम्ब्रेन है? नहीं है। नो नो, बिल्कुल सही, नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ नो सेपरेशन। नो सेपरेशन। किसके बीच में सेपरेशन नहीं है? नो सेपरेशन बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोलस क्यों नहीं है सेपरेशन? क्यों नहीं है? बिकॉज न्यूक्लियोलस इज membraneless। न्यूक्लियोलस इज membraneless। अब देखिए, ये जो न्यूक्लियोलस वाला डीएनए है, 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 जहां क्रोमैटिन एक जगह पर इकट्ठा हुआ, उस रीजन को हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। तो ये जो न्यूक्लियोलस वाला डीएनए है, इसने आपका एक चीज बनाई जिसको बोला आरआरएनए। आरआरएनए। तो अगर मैं आपसे कहूं कि जो आपका न्यूक्लियोलस है, उसके डीएनए ने आपकी एक चीज फॉर्म्ड करी जिसको मैंने बोला आरआरएनए। जिसको मैंने बोला आरआरएनए। आरआरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए। आप याद करिए, राइबोसोम के अंदर आरएनए था, तो राइबोसोम का आरएनए किसने बनाया? न्यूक्लियोलस वाले डीएनए ने बनाया। बिल्कुल सही। और सेल के साइटोप्लाज्म में आपके प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन। और ये प्रोटीन साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर जाते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं, क्या कहूं? कि आपका जो प्रोटीन है, वो प्रोटीन मूव करेगा। कहां से मूव करेगा? साइटोप्लाज्म से। कहां जाएगा? न्यूक्लियस में जाएगा। तो सेल के साइटोप्लाज्म में प्रोटीन प्रेजेंट है। ये प्रोटीन साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में गए। किसके थ्रू गए? न्यूक्लियर पोर के थ्रू गए। और यहां पर ये प्रोटीन किसके साथ बाइंड हो गए? आरआरएनए के साथ बाइंड हो गए। तो आरआरएनए अकेला था,
उस आरआरएनए को प्रोटीन मिल गया, उस आरआरएनए को प्रोटीन मिल गया। मैं जिंदगी में अकेला था, मायूस था, अब मुझे जीवन में एक हमसफर मिल गया और मेरी जिंदगी के वाट लग गई। प्रोटीन साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में गया, वहां पर आरआरएनए के साथ बाइंड हुआ और एक चीज बनी जिसको बोला राइबोसोम, जिसको बोला राइबोसोम, जिसको बोला राइबोसोम। राइबोसोम बनाने के लिए आरआरएनए, राइबोसोम बनाने के लिए आरआरएनए, राइबोसोम बनाने के लिए आरआरएनए कौन प्रोवाइड करता है? आंसर दो चैट बॉक्स में लिखकर। राइबोसोम बनाने के लिए आरआरएनए कौन देता है? राइबोसोम बनाने के लिए आरआरएनए की सिंथेसिस कौन करता है? राइबोसोम बनाने के लिए आरआरएनए की सिंथेसिस कौन करता है? लिख के जवाब दीजिए। हमारे सम्मान में, हमारा सम्मान भी बना रहना जरूरी है। बताइए, राइबोसोम बनाने के लिए आरआरएनए कौन देता है? न्यूक्लियोलस। जब क्रोमैटिन एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं, जब क्रोमैटिन एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं तो एक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड होता है जिसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं। न्यूक्लियोलस वाला डीएनए आरआरएनए बनाता है न्यूक्लियस के अंदर। साइटोप्लाज्म से प्रोटीन मूव करके न्यूक्लियस के अंदर जाते हैं और वो प्रोटीन आरआरएनए के साथ असेंबल होते हैं और आपका राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है। तो राइबोसोम का फॉर्मेशन कहां होता है? आपका न्यूक्लियस के अंदर होता है। न्यूक्लियस के अंदर आपका न्यूक्लियोलस वाले रीजन में होता है। तो राइबोसोम का फॉर्मेशन आपका न्यूक्लियस के न्यूक्लियोलस वाले पार्ट में होता है। तो अब आपका अंदर क्या बन गया? आपका अंदर बन गया है राइबोसोम। इसके साथ जुड़कर आपका बन गया है राइबोसोम। तो अगर मैं आपको कहूं कि आपका क्या बन गया है तो आप कहेंगे कि सर अंदर बन गया है राइबोसोम। और ये राइबोसोम न्यूक्लियर पोर से होते हुए सेल के साइटोप्लाज्म में आते हैं। नाउ दिस राइबोसोम this ribosome move from nucleus to cytoplasm through nuclear pore, through न्यूक्लियर पोर। तो आप देख लीजिए बाई डायरेक्शनल मूवमेंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, ये राइबोसोम न्यूक्लियर पोर के थ्रू साइटोप्लाज्म में आएंगे। जो राइबोसोम आप सेल के साइटोप्लाज्म में देखते आए वो न्यूक्लियस के अंदर से ही आते हैं, थ्रू न्यूक्लियर पोर, थ्रू न्यूक्लियर पोर। जो राइबोसोम आप सेल के साइटोप्लाज्म में देखते आए वो राइबोसोम न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आते हैं थ्रू न्यूक्लियर पोर। राइबोसोम आरआरएनए एंड प्रोटीन का बना होता है। राइबोसोम बनाने के लिए आरआरएनए की सिंथेसिस न्यूक्लियोलस पर होती है। न्यूक्लियोलस वो रीजन होता है जहां पर क्रोमैटिन एक जगह पर काफी इकट्ठा हो जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो कुछ लोग इस डीएनए को आरडीएनए भी बोल देते हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता नहीं रहा हूं। आरडीएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोसोमल डीएनए, मतलब वो डीएनए जो राइबोसोम के फॉर्मेशन में हेल्प करता हो, वो डीएनए जो राइबोसोम के फॉर्मेशन में हेल्प करता हो। राइबोसोम डीएनए, राइबोसोमल डीएनए, वो डीएनए जो राइबोसोम के फॉर्मेशन में हेल्प करता हो। बच्चों, यहां तक का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हुआ तो ही हमारे सम्मान में यस लिख दीजिएगा। चलिए लिख दीजिए।
बहुत 3 से 4 5 बार मैं रिपीट करता हूं एक ही चीज को बोल बोल के। इसलिए नहीं मेरा दिमाग खराब है, इसलिए कि आपको चीजें अच्छे से समझ में आए। ठीक, झूठ नहीं बोल रहा, सच्ची बोल रहा हूं। यकीन ना हो तो तुम शिवानी से पूछ लो। अरे दीवाने इधर देख। अब जो सेल प्रोटीन की ज्यादा सिंथेसिस करेगी, जो सेल प्रोटीन की ज्यादा सिंथेसिस करेगी, उसके अंदर राइबोसोम का नंबर भी ज्यादा होना चाहिए। मैं एक सेल हूं, मैं प्रोटीन की ज्यादा सिंथेसिस करना चाहता हूं, तो मेरे अंदर राइबोसोम ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन राइबोसोम ही बनाएंगे। और राइबोसोम को बनाने के लिए आरआरएनए चाहिए, राइबोसोम को बनाने के लिए आरआरएनए चाहिए, और आरआरएनए की सिंथेसिस करता है न्यूक्लियोलस। आरआरएनए की सिंथेसिस करता है न्यूक्लियोलस। तो जिन सेल्स में प्रोटीन की सिंथेसिस ज्यादा होती है, वहां राइबोसोम ज्यादा चाहिए। राइबोसोम ज्यादा तब मिलेंगे जब आरआरएनए ज्यादा होगा। आरआरएनए ज्यादा तब होगा जब न्यूक्लियोलस का नंबर ज्यादा होगा। इसका मतलब जो सेल, इसका मतलब जो सेल, नेक्स्ट पॉइंट, इसका मतलब यह हो गया कि जो सेल इन्वॉल्व होती है किसके अंदर, प्रोटीन सिंथेसिस में, उसको ज्यादा क्या चाहिए, उसको ज्यादा क्या चाहिए, उसको ज्यादा क्या चाहिए, नीड राइबोसोम। उसको ज्यादा क्या चाहिए, नीड राइबोसोम। और राइबोसोम के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए आरआरएनए। और आरआरएनए के लिए क्या चाहिए, आरआरएनए के लिए चाहिए न्यूक्लियोलस। तो जो सेल प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होती है, वहां पर न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस का नंबर ज्यादा है, न्यूमरस, न्यूमरस, न्यूमरस मतलब ज्यादा, वहां नंबर आपका ज्यादा है और लार्ज साइज है, लार्ज साइज है और नंबर भी आपका ज्यादा है, नंबर भी आपका ज्यादा है। तो न्यूक्लियोलस के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, न्यूक्लियोलस के बारे में मैंने आपको बता दिया है। और न्यूक्लियोलस कहां प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोलस न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोलस आपका कहां प्रेजेंट है, ये आपका प्रेजेंट है न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। न्यूक्लियोलस आपका प्रेजेंट है न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। तो बच्चों, यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आ गई, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आइए जरा एक बार मेरे पास आइए, आइए। न्यूक्लियर मैट्रिक्स जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, इसके अंदर दो चीजें हैं, न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन। दोनों मैं पढ़ा चुका हूं। न्यूक्लियोलस स्फेरिकल स्ट्रक्चर है जो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोप्लाज्म में। न्यूक्लियोलस का कंटेंट इज कॉन्टिन्यूअस विथ रेस्ट ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ नो सेपरेशन, नो सेपरेशन बिटवीन न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। इसका मतलब हुआ ये, क्यों, क्योंकि ये आपका मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है, मतलब ये मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर है। यहां पर सिंथेसिस होती है आरआरएनए की, लार्जर एंड मोर न्यूमरस,
मोर न्यूमरस का मतलब है नंबर आर प्रेजेंट इन सेल जो आपकी एक्टिवली प्रोटीन सिंथेसिस करती है। चलिए इसका आंसर बताइए। न्यूक्लियर मैट्रिक्स कंटेन न्यूक्लियोलस नॉट क्रोमैटिन, ऑल्सो क्रोमैटिन। तो आपका पहला गलत हो गया। न्यूक्लियोलस इज स्फेरिकल एंड इट्स कंटेंट इज कॉन्टिन्यूअस। Its content is continuous with nucleoplast because it is membrane. membrane नहीं, ये आपका होगा membrane-less। सबका आंसर आना चाहिए पूरी स्पीड के अंदर। Larger and more nucleus present in cells which not actively involved, which actively involved। तो आंसर जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। तो आप देखिए पढ़ा दिया, एनसीईआरटी का भी दिखा दिया इसका। ठीक, न्यूक्लियोप्लाज्म में न्यूक्लियोप्लास्ट को न्यूक्लियर मैट्रिक्स बोलते हैं। इसके अंदर दो चीजें होती हैं। तो बच्चों ये हमने क्वालिटी के साथ आपका कंप्लीट कर लिया है। अब आप हेडिंग डालेंगे क्रोमोसोम। अब आप हेडिंग, हाँ, हमारे सम्मान में एक बार आप यस लिख दीजिए। एक बार आप हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। एक बार आप हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए, वो भी जरूरी है, सम्मान बना रहना चाहिए, है ना, फैमिली वाले लोग हैं। हाँ चलिए आ जाइए। अब आप हेडिंग डालेंगे क्रोमोसोम। इसके बाद है माइक्रोबॉडी। माइक्रोबॉडी 5 मिनट का है और साइटोस्केलेटन 15 मिनट का है। और फिर आपका चैप्टर हम खत्म करेंगे। ठीक, और उसके बाद 1:15 पे आप आएंगे तो करीब 140 क्वेश्चन जिसमें पीवाईक्यू भी हैं और एनसीईआरटी की हर लाइन से क्वेश्चंस हैं। और वो क्वेश्चंस हैं जो अभी तक आपने नहीं किए हैं, इनके अलावा क्वेश्चंस हैं। इनमें से 8-10 क्वेश्चन ही रिपीट होंगे बस, बाकी सब आपको एनसीईआरटी की लाइन से मिलेंगे और नए क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, चलिए इसके अलावा कुछ नहीं करना है, कोई किताब नहीं खरीदनी है, माताजी पिताजी का पैसा बर्बाद नहीं करना है। ठीक है, ज्यादा पैसा आ रहा है मैं अपना एड्रेस दे दूंगा, बेटा मेरे घर में साग सब्जी नींबू वगैरह भिजवा दीजिएगा। कुछ नहीं करना है, बस टीचर पे विश्वास रखना है, क्लास अच्छे से अटेंड करनी है, मोटिवेशनल वीडियो बहुत ज्यादा नहीं देखनी है, जो भी रिवीजन लेक्चर देता हूं उसको देखना है। और जब मैं एनसीईआरटी बूस्टर एक्सप्लेन करता हूं तो उस टाइम जो नीचे क्वेश्चन लिखा होता है उसको करने की कोशिश मत करो, उस टाइम एनसीईआरटी की लाइन पर फोकस करो जो सर समझा रहे हैं, जो सर समझा रहे हैं। आखिरी में ये एनसीईआरटी की बूस्टर जो पीडीएफ होगी ना भाई, तुम देखना क्या क्या काम करेगी। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए क्रोमोसोम, क्रोमोसोम ध्यान से देखिएगा। ठीक, और इसके अलावा एक पीडीएफ और दूंगा 200 क्वेश्चंस की विद आंसर की। प्रिंट आउट निकालना है तो निकाल लेना, पीडीएफ है, वर्ड फाइल है। इसी चैप्टर की 200 क्वेश्चंस भी मैंने बनाए हैं और विद आंसर की दूंगा। खुद से प्रैक्टिस कर लेना, गलत हुआ तो आंसर देख लेना, गलत हुआ तो आंसर देख लेना। तुम्हें कुछ नहीं करना है भाई, बस टीचर पे विश्वास रखना है और जब भी टीचर कहे यस यस कर तो यस मतलब यस यस करना है। चलिए बच्चों क्रोमोसोम देखिएगा जरा, आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्रोमोसोम देखिएगा। मैंने आपसे बोला कि ये एक चीज है जिसको मैंने बोला सेंट्रोमियर, ये एक चीज है जिसको मैंने बोला सेंट्रोमियर। ठीक, और ये जो मैंने ग्रीन कलर से दिखाया है ये पूरा एक क्रोमैटिड है, ये पूरा एक क्रोमैटिड है। ठीक, और जो मैं व्हाइट कलर से दिखा रहा हूं आपको, जो मैं आपको व्हाइट कलर से दिखा रहा हूं ये पूरा एक क्रोमैटिड है। तो ग्रीन कलर से जो आपको मैंने दिखाया पूरा का पूरा ये आपका एक क्रोमैटिड है, और जो व्हाइट कलर से मैंने आपको दिखाया ये आपका एक क्रोमैटिड है। तो आपको अगर मैं कहूं कि टोटल क्रोमैटिड कितने दिख रहे हैं तो आप कहोगे मुझे
दो क्रोमैटिड दिख रहे हैं, ठीक है। और इसके अंदर आपका होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ये देखिए आपको डबल स्टैंडर्ड डीएनए दिख रहा होगा। तो क्रोमैटिड के अंदर आपका होता है डीएनए। पूरा स्ट्रक्चर क्या है? क्रोमोसोम है, ठीक है। बटरफ्लाई अरे दीवाने, बटरफ्लाई उड़ जाएगी बेटा, फिर तू देखेगा बटरफ्लाई फिर तू देखेगा बटरफ्लाई। अरे क्रोमोसोम है बेटा, बटरफ्लाई तो नीड से पहले उड़ जाएगी, फिर वहां कॉपी खाली रहेगी, ठीक। तो ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम में एक क्रोमैटिड, ये दूसरी क्रोमैटिड। तो अंदर क्या प्रेजेंट है? डीएनए प्रेजेंट है, ठीक। और यहां पर और ये जो आपको सेंटर में चीज दिखी है, ये जो सेंटर में येलो कलर से आपको दिखा है, इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। इसको हमने बोला है सेंट्रोमियर, ठीक। और इस सेंट्रोमियर पर ऊपर की तरफ प्रोटीन है और नीचे की तरफ भी प्रोटीन है। इस सेंट्रोमियर पर ऊपर की तरफ भी प्रोटीन है और नीचे की तरफ भी प्रोटीन है। इस सेंट्रोमियर पर सर न्यूक्लियोप्लास्ट पढ़ा तो दिया, न्यूक्लियोप्लास्ट न्यूक्लियोप्लाज्म में सिर्फ इतना ही है कि न्यूक्लियोप्लाज्म को न्यूक्लियर मैट्रिक्स बोलते हैं, बस। और इसके अंदर दो चीजें हैं, एक क्रोमैटिन है और एक न्यूक्लियोलस है ना। वो आपको इससे लगा होगा कि सर ने 3 लिखा, 3 के बाद 4 नहीं लिखा। तो अगर आप चाहते हो कि सर 3 के बाद 4 भी लिखें, तो लो बेटा सर 3 के बाद 4 लिख देते हैं, ये लो। लेकिन जरूरत नहीं है इसकी, अंडरस्टूड है, अंडरस्टूड है, क्योंकि मैंने वो एनसीईआरटी पे रीड कर दिया था और ये मैं पहले बता चुका था कि न्यूक्लियोप्लाज्म को आप न्यूक्लियर मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर आपकी दो चीजें होती हैं, क्या क्या है आपकी? एक है आपका क्रोमैटिन और एक है आपका न्यूक्लियोलस। ये मैं आपको बता चुका था जब मैं एनसीईआरटी रीड कर रहा था, है ना। अभी अभी मैं आपका एनसीईआरटी रीड कर रहा था, तब मैंने आपको बता दिया था कि न्यूक्लियोप्लाज्म को न्यूक्लियर मैट्रिक्स बोलते हैं और इसके अंदर क्रोमैटिन प्रेजेंट है और इसके अंदर आपका न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है। ये हम बता चुके थे। आप इसको लिखिए मत चाहे तो, ये तो हम एनसी आप लिखना चाहे तो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। स्वतंत्र देश में हम पैदा हुए हैं, हम लिख सकते हैं। अब ये जो पिंक कलर से आपको दिख रहा है, क्या ये पिंकी है? नहीं, ये पिंकी नहीं है, ये प्रोटीन है, ठीक है। ये एक डिस्क जैसा दिख रहा है, डिस्क लाइक प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है, डिस्क लाइक प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है, जिसको बोलते हैं काइनेटोकोर। जिसको मेरी फर्स्ट क्लास ही में बैकलॉग हो गया है, पढ़ाई कर बेटा, और क्या कर सकते हैं, है ना, पढ़ाई कर। काइनेटोकोर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है। जब मैं आपको सेल साइकिल वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको क्या बताऊंगा? मैं आपको बताऊंगा कि इसके साथ आपके माइक्रोट्यूब्यूल अटैच होते हैं। ये देखिए, ये है माइक्रोट्यूब्यूल, ये है आपके माइक्रोट्यूब्यूल, जिसको आप स्पिंडल फाइबर बोलते हो। माइक्रोट्यूब्यूल जो होते हैं, जिसको आप स्पिंडल फाइबर बोलते हैं, क्योंकि स्पिंडल फाइबर जिससे बनती है उसको माइक्रोट्यूब्यूल बोलते हैं। तो काइनेटोकोर क्या है? काइनेटोकोर क्या है? काइनेटोकोर प्रोवाइड अटैचमेंट साइट टू स्पिंडल फाइबर। तो ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है जिससे आपका स्पिंडल फाइबर बन रहा है, ये माइक्रोट्यूब्यूल क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर के काइनेटोकोर पर अटैच होते हैं। ये माइक्रोट्यूब्यूल जिससे आपका स्पिंडल फाइबर बन रहा है, ये माइक्रोट्यूब्यूल क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर के
काइनेटोकोर पर अटैच होते हैं। बच्चों यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो एक बार आप हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो एक बार आप हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। एक बार आप यस लिख दीजिए। ठीक है, यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई। लेकिन बच्चों क्रोमोसोम ऐसे भी होते हैं। सर कैसे होते हैं? क्रोमोसोम ऐसे भी होते हैं जिनमें सिर्फ एक क्रोमैटिड होता है। ये एक क्रोमैटिड वाला क्रोमोसोम है। ये आपका एक क्रोमैटिड वाला क्रोमोसोम है। तो जब मैं आपको सेल साइकिल और सेल डिवीजन पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि जब सेल जीवन स्टेज में होती है तो उसमें एक क्रोमोसोम में दो क्रोमैटिड नहीं होती, एक ही क्रोमैटिड होती है। ठीक है, एक ही क्रोमैटिड होती है। ठीक, तो यहां पर आपकी कितनी क्रोमैटिड है? यहां पर आपकी एक क्रोमैटिड है। यहां पर आपकी एक क्रोमैटिड है। ठीक, और ये जो आपको दिख रही हैं इस एक क्रोमैटिड की ये और ये क्या है? ये है आपकी आर्म्स। ये क्या है? आपकी आर्म्स है। ये आपकी क्या है? आर्म्स है। ये क्रोमोसोम की, ये कितना क्रोमोसोम है? ये भी एक क्रोमोसोम है। आधा क्रोमोसोम नहीं है, आधा क्रोमोसोम नहीं है, ये भी एक क्रोमोसोम है। और ये कितना क्रोमोसोम है? ये भी एक क्रोमोसोम है। फर्क क्या है? यहां पर दो क्रोमैटिड है, यहां पर एक क्रोमोसोम में एक क्रोमैटिड है। ये इसकी आर्म्स है, ये इसकी क्या है? आर्म्स है। बच्चों ये मैंने आपको बता दिया है। अब आप ध्यान से समझिएगा, इसके बाद जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो मैंने आपको ये आपको सिखा दिया है। ठीक, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि क्रोमोसोम में एक क्रोमैटिड भी हो सकते। डिफरेंस बिटवीन क्रोमैटिड एंड क्रोमैटिड। शिल्पा, ए शिल्पा, कैसे काम चलेगा? लास्ट क्लास में तुझे क्या बताया था? लास्ट क्लास में तुझे क्रोमैटिन और क्रोमोसोम में डिफरेंस समझाया था बेटा, है ना? क्रोमैटिन जब और अच्छे से कंडेंस होता है, क्लियर होता है, तो उसकी कंडेंस फॉर्म को हम क्रोमोसोम बोल देते हैं। जब चीज बिखरी हुई है तो क्रोमैटिन है। जब चीज कंडेंस होकर आई तो एक स्ट्रक्चर बना क्रोमोसोम। उस क्रोमोसोम्स के अंदर क्रोमैटिड्स होती हैं और इन क्रोमैटिड में डीएनए बहुत अच्छी तरीके से पैक होता है, तभी स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा कंडेंस दिखता है इन दी फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। ठीक, चलिए अब इसको बनाना है आपको। पहले आप हेडिंग क्या डालेंगे? आप हेडिंग डालेंगे टाइप ऑफ क्रोमोसोम। इसको ऐसे ही बनाना जैसे यहां बना हुआ है, सेम ऐसे ही। टाइप ऑफ क्रोमोसोम ऑन बेसिस ऑफ, ऑन बेसिस ऑफ, पहले समझना, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। ऑन बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। अब आप देखिए, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ज्यादा ध्यान से देखिएगा, हद से ज्यादा ध्यान से देखिएगा। बच्चों मैं, ध्यान से देखिएगा, पूरा का पूरा फोकस करिएगा ध्यान से। ठीक, जितना आपको बॉक्स में दिख रहा है, ये देखिए जितना आपको बॉक्स में दिखा। अब आप मेरे को बताइए, आपको बॉक्स में, देखिए आपको जितना बॉक्स में दिखा, ठीक है, उतना देखिएगा जितना आपको बॉक्स के अंदर दिखा है।
जितना आपको बॉक्स के अंदर दिखा है उतना देखिएगा। ठीक, तो सबसे पहले मैं आपका ये बना लेता हूं जो मैंने आपका बॉक्स के अंदर। तो सबसे पहला आप लिखेंगे मेटासेंट्रिक। ठीक, सबसे पहले आप लिखेंगे मेटासेंट्रिक। ये जो क्रोमोसोम है ये मेटासेंट्रिक है, ये जो है ये सब मेटासेंट्रिक है। अभी मैं आपके सामने डायग्राम खुद बनाऊंगा, ये मत समझना ये बनाया हुआ पहले से। ये तो आपको और बेहतर विजुअलाइज हो इसलिए है। अभी तो मैं डायग्राम बनाऊंगा आपके सामने। और फिर है आपका टीलोसेंट्रिक। ठीक, चलिए पहले मैं आपका ये वाला डायग्राम बनाता हूं। ठीक है, पहले मैं आपका ये वाला डायग्राम बनाता हूं। ठीक है, देखिएगा जितना बॉक्स में है उतना ही बनाऊंगा। ठीक है, जितना बॉक्स में है उतना ही बनाऊंगा। तो आप ध्यान से देखिएगा, जितना बॉक्स में है उतना ही बनाऊंगा। ठीक, जितना आपका बॉक्स में है। अब आप जरा इस डायग्राम को देखिए, मैंने इतना बनाया है, ये वाला मैंने आपका बनाया है। तो यहां पर जो सेंट्रोमियर की पोजीशन है, ठीक है, अगर मैं पोजीशन की बात करता हूं, यहां लिख देता हूं मैं पोजीशन और यहां मैं लिख देता हूं शेप। तो सेंट्रोमियर की जो पोजीशन है, किसकी पोजीशन की बात हो रही है? किसकी पोजीशन की बात हो रही है? पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर की बात हो रही है। तो यहां सेंट्रोमियर की जो पोजीशन है वो मिडिल में है, वो सेंटर में है। तो मिडिल और सेंटर में होने की वजह से ये वाली आर्म और ये वाली आर्म, दोनों आर्म आपको कैसी दिख रही है? सेंट्रोमियर एकदम बीचों बीच है। तो सेंट्रोमियर एकदम बीच में है, जिसकी वजह से ये आर्म्स और ये आर्म्स, दोनों आर्म्स आपको इक्वल दिखी या अनइक्वल दिखी? बताइए, दोनों आर्म्स आपको कैसे दिखी? दोनों आर्म्स आपको कैसे दिखी? बोथ आर्म्स आपको कैसे दिखी? बोथ आर्म्स आपको दिखी है इक्वल। बोथ आर्म्स आपको दिखी है इक्वल। आपकी डीपीपी में गलती से एक क्वेश्चन चला गया है आउट ऑफ एनसीईआरटी। वहां पर यह लिखा है कि जब दोनों आर्म्स इक्वल हो तो इसको बोलते हैं आइसोब्रैकियल। आइसोब्रैकियल। बट आइसोब्रैकियल वर्ड एनसीईआरटी में नहीं है, तो आपके नीट में नहीं आएगा। ठीक, नीट में नहीं आएगा। तो आपने क्यों बताया सर? इसलिए बताया क्योंकि डीपीपी में गलती से क्वेश्चन चला गया है जहां मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम के लिए आइसोब्रैकियल वर्ड भी यूज किया गया है। ठीक, लेकिन आप इसको नीट में मत पढ़िएगा। ठीक, इसका जो शेप है, ये देखिए शेप है वी शेप। तो अगर शेप की बात करता हूं तो वी शेप है। अब मैं ये वाला बनाता हूं। ठीक है, अब मैं ये वाला बनाता हूं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये रहा आपका सेंट्रोमियर। ठीक, ये और ये। अब आप यहां पर देखिए, जो सेंट्रोमियर सेंटर में था वो सेंटर से थोड़ा सा शिफ्ट हो गया। जो सेंट्रोमियर सेंटर में था वो सेंटर से थोड़ा सा शिफ्ट हो गया। ये देखिए थोड़ा सा शिफ्ट हो गया। तो मैं इसको क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा सेंट्रोमियर जो है आपका, सेंट्रोमियर जो है, सेंट्रोमियर जो है वो स्लाइटली अवे फ्रॉम सेंटर। स्लाइटली अवे फ्रॉम सेंटर, स्लाइटली अवे फ्रॉम सेंटर। सेंट्रोमियर जो सेंटर में था वो स्लाइटली अवे हो गया, थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो गया, स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर, जिसकी वजह से आपकी बोथ आर्म, बताइए इक्वल या अनइक्वल? दोनों आर्म इक्वल या अनइक्वल?
अनइक्वल। ये तो मैं सिर्फ ऐसे ही लेकर आ गया आपको और अच्छे से विजुलाइज कराने के लिए, ठीक है। मैं आपको पूरा बना के समझाऊंगा, फील करा के बताऊंगा। ये तो ऐसे मैं आपको बना के ले आया। बोथ आर्म्स अनइक्वल, जिसके अंदर आपकी एक आर्म कैसी है, शॉर्ट है, और एक आर्म कैसी है, एक आर्म कैसी है, एक आर्म आपकी लॉन्ग है। जो शॉर्ट आर्म होती है उसको डिनोट करते हैं पी से, और जो बड़ी आर्म होती है उसको डिनोट करते हैं आप क्यू से। और इसका जो शेप है वो है आपका एल शेप। बच्चों यहां तक समझ में आया तो एक बार आप हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए, हमें पता तो चले आपको समझ में आ रहा है। कभी कभी क्या होता है, टीचर खुद ही पढ़ के चले जाते हैं है ना, सब टीचर को ही समझ आता है, उस टाइम खुद पढ़ते हैं और चले जाते हैं घर पे। समझ में आया तो एक बार आप यस लिख दीजिए, एक बार आप यस लिख दीजिए। ठीक है, अब तुमने थोड़ा सा धक्का मारा, थोड़ा सा सेंट्रोमियर को धक्का मारा, सेंटर से धक्का मारा। अब और ज्यादा धक्का मारो, और धक्का मारो। तुमने सेंट्रोमियर को सेंटर से हल्का सा पुश किया, सॉरी यहां पर हल्का सा पुश किया, अब और ज्यादा पुश करो, और ज्यादा पुश करो। तो आइए, पुश मी पुश मी पुश मी, आ जाओ। कौन सा गाना था वो, रेस मूवी का क्या था, चलो हटाओ, कटरीना कैफ का था ना गाना, पुश मी पुश मी पुश मी, पता नहीं कौन सा था, निकल गया दिमाग से। हां अब देखिए, और पुश करो, और पुश किया, और पुश करेंगे, आ जाओ। हां आ जाओ, आ जाओ, फटाफट देखिएगा। ठीक है, तो ये आपका सब मेटासेंट्रिक था। ठीक, अब आपका बताएंगे एक्रोसेंट्रिक। ठीक है, अब आपका बताएंगे एक्रोस, अच्छा टच मी, पूरा बॉलीवुड बैठा हुआ है, पूरा बॉलीवुड बैठा हुआ है। अभी कोई क्वेश्चन पूछता तो इतना जल्दी से रिप्लाई नहीं आता। सालो सुधर जाओ, पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो यहां पर है। ठीक है, अब आप देखिए, अब थोड़ा ज्यादा पुश किया, थोड़ा ज्यादा पुश किया, तो ये देखिए थोड़ा ज्यादा पुश किया तो सेंट्रोमियर सिचुएटेड क्लोज टू वन एंड, सेंट्रोमियर सिचुएटेड क्लोज टू वन एंड, और ज्यादा पुश कर दिया सेंटर से, बहुत ज्यादा पुश कर दिया, जिसकी वजह से एक आर्म आपकी कैसी हो गई, वेरी शॉर्ट, और एक आर्म आपकी कैसी हो गई, वेरी लॉन्ग। और इस शेप को आप बोल रहे हैं जे शेप, इसको आप बोल रहे हैं जे शेप। और टीलोसेंट्रिक के अंदर देखिए क्या हुआ, टीलोसेंट्रिक के अंदर सेंट्रोमियर टिप पर है, सेंट्रोमियर टिप पर है। तो बच्चों यहां पर आपका सेंट्रोमियर एट दी टिप, टिप मतलब टर्मिनल पोजीशन, टर्मिनल, मैं उतना ही पढ़ाऊंगा आपको जितना एनसीईआरटी में है। ठीक है, टर्मिनल पोजीशन, और यहां पर आपका शेप है आई। तो यहां से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। ठीक, ये आपको, और आज क्वेश्चन डिस्कशन जब हम करेंगे तो मैं आपको सब बताऊंगा, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सब बताऊंगा। बहुत खतरनाक डिस्कशन होगा। ठीक, ये मैंने आपको बता दिया है, ये आपको समझ में आ गया, शेप आपको समझ में आ गया, सेंट्रोमेयर की पोजीशन है टर्मिनल। तो अब आप एक सवाल का जवाब दीजिए, अगर यहां सेंट्रोमियर की पोजीशन टर्मिनल है तो इन चारों में वो कौन सा केस है जहां सेंट्रोमियर की पोजीशन सब टर्मिनल होगी, लिख के बताओ। अगर मैं आपसे कहूं कि इन चारों में सब टर्मिनल वर्ड बेस्ट किसके लिए यूज करेंगे, लिख के बताइए। एक लिख रहा है डिफरेंस बिटवीन क्रोमेटिड एंड आर्म्स बेटा रात में बैठ के ना 12 बजे
उस टाइम पढ़ाई का मन तो करता नहीं है और नींद भी नहीं आती है, तब यही सवाल दिमाग में आते हैं, डिफरेंस बिटवीन क्रोमेटिड एंड आर्म्स। अरे ऐसे सब नहीं सोचना होता है, खुद ही सोच ले क्रोमेटिड और आर्म्स में क्या डिफरेंस है। कैसे काम, अबे दिख भी नहीं रहा है क्या वो, अच्छा सी लिख रहे हो, एक्रोसेंट्रिक, अच्छा एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक बिल्कुल सही है। तो यहां पर आपका सब टर्मिनल क्रोमोसोम भी आप इसको बोलते हैं। तो बच्चों यहां तक आपको समझ में आया तो एक बार आप हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए, एक बार आप हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आ गई है, तो यहां की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप एक बार हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। चलिए समझ में आ गई है, ठीक। अब आप डालेंगे, क्या डालेंगे, अब आप डालेंगे, अब आपको घूस बम्प आएगा। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। देखिएगा, पहले मुझे बनाने देना, पहले मुझे बनाने देना, पहले मुझे बनाने देना। नहीं सर पहले मैं बनाऊंगा, अरे दीवाने तेरा गलत हो जाएगा, पहले मुझे बनाने देना। ध्यान से देखिएगा, पूरा का पूरा ध्यान से देखिएगा, अब बना सकते हो, ठीक है। ये मैंने क्रोमोसोम बनाया है और क्रोमोसोम में मैंने डीएनए बनाया है, ठीक। ये मैंने क्रोमोसोम बनाया है और क्रोमोसोम के अंदर मैंने आपका बनाया है डीएनए। चलिए ये क्रोमोसोम है, यहां मैं लेबलिंग करूंगा और लेबलिंग के बारे में यहां लिखूंगा, यहां क्रोमोसोम की लेबलिंग करूंगा और लेबलिंग के बारे में यहां लिखूंगा, एक स्लाइड में खत्म कर देंगे। क्रोमोसोम जहां पहली बार कॉन्स्ट्रिक्ट किया, पहली बार कॉन्स्ट्रिक्ट किया, ये देखिए क्रोमोसोम मोटा था मोटा था मोटा था मोटा था और यहां पिचक गया, यहां पिचक गया, पिचक गया मतलब कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया, नैरो हो गया, ठीक है। ये देखिए सही चल रहा है, सही चल रहा है, सही चल रहा है, बीच में जाके नैरो हो गया, पिचक गया, कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया। इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर और इसी को बोलते हैं प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, सेंट्रोमियर और प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। बच्चों थर्सडे फ्राइडे सैटरडे भी मेरी क्लास होगी, इन दो क्लास मिलने से क्या हुआ, हम क्वालिटी के साथ विथ इतना सारा क्वेश्चन डिस्कशन के साथ चैप्टर खत्म कर रहे हैं। थर्सडे को नया चैप्टर स्टार्ट होगा, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ठीक है। और थर्सडे की क्लास प्रलय होगी, ठीक। सेंट्रोमियर और प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन का मतलब क्या हुआ, क्रोमोसोम कॉन्स्ट्रिक्ट फर्स्ट टाइम, क्रोमोसोम पहली बार पिचक गया, कॉन्स्ट्रिक्ट हुआ फर्स्ट टाइम, ठीक, उसको बोलते हैं आप प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। और यहीं पर आपकी प्रेजेंट होते हैं काइनेटोकोर, यहां आपके प्रेजेंट होते हैं काइनेटोकोर। तो ये जो आपको दिख रहा है
ये आपका क्या है? ये आपका है काइनेटोकोर। काइनेटोकोर, सॉरी, काइनेटोकोर, ये है आपका काइनेटोकोर। ठीक है, ये है आपका क्या है? ये है आपका काइनेटोकोर। अब आप ध्यान से देखिएगा, घूसबम्प आएगा, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। फिर से पिचक गया, फिर से पिचक गया, फिर से क्रोमोसोम पिचक गया, फिर मोहब्बत करने चला है तू, फिर से पिचक गया, दोबारा से पिचक गया। इसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, ध्यान से समझना, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन पर जो डीएनए होता है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन पर जो डीएनए होता है, जब क्रोमोसोम, ध्यान से समझना, पूरा का पूरा ध्यान से, जब क्रोमोसोम, अगले 2 मिनट इस पूरी क्लास के सबसे इंपॉर्टेंट 2 मिनट हैं। ठीक, अगले 2 मिनट इस क्लास के सबसे इंपॉर्टेंट 2 मिनट हैं। जब क्रोमोसोम अपनी डीकंडेंस फॉर्म में होता है, जब क्रोमोसोम अपनी डीकंडेंस फॉर्म में होता है, तो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन पर जो डीएनए है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन पर जो डीएनए है, जब क्रोमोसोम अपने डीकंडेंस फॉर्म पे होता है, जब क्रोमोसोम अपने डीकंडेंस फॉर्म में होता है, तो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन पर जो डीएनए है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन पर जो डीएनए है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन पर जो डीएनए है, वही डीएनए आरआरएनए की सिंथेसिस करता है। रिलेट करो, जब क्रोमोसोम अपने डीकंडेंस स्टेट में होता है, उस टाइम सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन पर जो डीएनए पाया जाता है, ये वाला डीएनए, यही डीएनए है जो आरआरएनए की सिंथेसिस करता है। तो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन वाला जो डीएनए है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन पर जो डीएनए है, यही डीएनए आरआरएनए की सिंथेसिस करता है, यही डीएनए आरआरएनए की सिंथेसिस करता है। इसका मतलब वो कौन सा कॉन्स्ट्रिक्शन है जहां से न्यूक्लियोलस अराइज होता है? लिख के बताओ, प्राइमरी या सेकेंडरी? वो कौन सा कॉन्स्ट्रिक्शन है जहां से न्यूक्लियोलस अराइज होता है, प्राइमरी या सेकेंडरी? बताइए भाई, न्यूक्लियोलस जहां से अराइज होता है, बताइए वो कौन सा कॉन्स्ट्रिक्शन है जहां से आपका न्यूक्लियोलस अराइज होता है? सेकेंडरी। इसलिए सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन को बोलते हैं NOR। NOR का मतलब है न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। वो रीजन जहां से न्यूक्लियोलस अराइज होता है, वो रीजन जहां से न्यूक्लियोलस अराइज होता है। भाई न्यूक्लियोलस था क्या? न्यूक्लियोलस एक ऐसा रीजन था जहां पर आरआरएनए की सिंथेसिस होती थी। न्यूक्लियोलस एक ऐसा क्रोमैटिन का नेटवर्क था जहां आरआरएनए की सिंथेसिस होती थी। न्यूक्लियोलस क्रोमैटिन का ऐसा नेटवर्क था जहां आरआरएनए की सिंथेसिस होती थी। तो आरआरएनए की सिंथेसिस जो क्रोमैटिन करता है, आरआरएनए की सिंथेसिस जो क्रोमैटिन करता है, जो डीएनए करता है, वो डीएनए सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन पर पाया जाता है। तो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन पर जो डीएनए पाया जाता है,
वो डीएनए आरआरएनए की सिंथेसिस करता है, और इसलिए सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन को बोलते हैं एनओआर, वो जगह जहां से न्यूक्लियोलस अराइज होता है, क्योंकि न्यूक्लियोलस में आरआरएनए पाया जाता है। उस आरआरएनए की सिंथेसिस कोई तो डीएनए करता होगा, वो डीएनए सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन वाला होता है। बच्चों एकदम क्लियर हुआ ये पॉइंट? तो आप यस लिख दीजिए। एकदम क्लियर हुआ तो आप यस लिख दीजिए। इसको NOR क्यों बोलते हैं? क्योंकि इससे न्यूक्लियोलस अराइज होता है। न्यूक्लियोलस अराइज होने का मतलब क्या है? न्यूक्लियोलस अराइज होने का मतलब है कि इसके डीएनए से ही आरआरएनए बनता है, यह मतलब है। इस संदर्भ में बोला गया है कि इसका ये वाला डीएनए ही आरआरएनए बनाएगा, ये वाला डीएनए नहीं बनाएगा, ये वाला डीएनए ही आरआरएनए बनाएगा। अब क्रोमोसोम के एंड पर सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बाद जो रीजन है, और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन हर क्रोमोसोम में नहीं मिलते, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन हर क्रोमोसोम में नहीं मिलते। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन मिलता है 13, 14, 15, 21, 22 पेयर में। इन क्रोमोसोम के नंबर एनसीईआरटी में नहीं है, तो नीट में नहीं आएगा। आपकी नॉलेज के लिए बताया कि सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन हर क्रोमोसोम में नहीं मिलता। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन 13वां, 14वां, 15वां, 21वां, 22वां इन्हीं क्रोमोसोम में पाया जाता है। यह सिर्फ नॉलेज के लिए बताया गया है। 13, 14, 15, 21, 22 पेयर्स। तो बताइए हमारे शरीर में ऐसे कितने क्रोमोसोम हैं जिनसे आरआरएनए की सिंथेसिस होती है? 5 या 10 लिख के बताइए। 5 या 10 लिख के बताइए। 5 या 10 लिख के बताइए। टोटल क्रोमोसोम कितने हैं जो आरआरएनए की सिंथेसिस करेंगे? टोटल क्रोमोसोम कितने हैं जो आरआरएनए की सिंथेसिस करेंगे? 10। अबे 5 क्यों लिख रहे हो? 5 पेयर मतलब 10। अबे एक पेयर किडनी है ना, एक थोड़ी ना है। बेच डाली सर, आलू लेकर आए थे किडनी बेच के। 10 हैं टोटल, 10 है, 5 पेयर्स। तो बच्चों ये एनसीईआरटी में नहीं है, तो आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है? आपकी नॉलेज के लिए बताया, आप चाहो तो उसको लिखो भी मत, ठीक है? तो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद जो क्रोमोसोम का पार्ट होता है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद जो क्रोमोसोम का पार्ट होता है, उसको बोलते हैं आप सैटेलाइट। उसको आप बोलते हैं सैटेलाइट। तो ये वाला जो पार्ट है इसको आप बोलेंगे सैटेलाइट। इसको आप बोलेंगे सैटेलाइट। तो सैटेलाइट क्या है? सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बाद जो ये रेड कलर का आपको क्रोमोसोम का पार्ट दिख रहा है, रेड कलर का, ब्लू कलर का नहीं कह रहा हूं, सिर्फ रेड कलर का कह रहा हूं, ब्लू कलर नहीं कह रहा हूं। ब्लू कलर क्या है बताऊंगा। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बाद जो क्रोमोसोम का पार्ट आपको दिख रहा है उसको बोलते हैं सैटेलाइट। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई सैटेलाइट क्या होता है, तो सैटेलाइट का मतलब होता है पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, पार्ट ऑफ क्रोमोसोम आफ्टर एससी। एससी का मतलब है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, एससी का मतलब है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, ठीक? अब सर ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये भी डीएनए है। इस डीएनए को बोलते हैं टीलोमियर। इस डीएनए को बोलते हैं टीलोमियर। और ध्यान से सुनना, ये मेरी उंगली है, मुझे सब्जी काटनी है, तो मैंने इस उंगली पर एक फिंगर कैप लगा दिया, एक फिंगर कैप लगा दिया। अब जब मैं सब्जी काटूंगा तो मेरी उंगली नहीं कटेगी,
पहले फिंगर कैप कटेगी। तो क्रोमोसोम के अंदर जो मेन डीएनए होता है उसके डिग्रेडेशन को बचा के रखता है टीलोमियर। तो टीलोमियर क्रोमोसोम के एंड पे प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम के एंड को बोलते हैं टीलोमियर। क्रोमोसोम के एंड को बोलते हैं टीलोमियर। और टीलोमियर क्या है? क्या है? टीलोमियर भी डीएनए है। तो अब जैसे जैसे बुढ़ापा बढ़ता जाता है, अभी मैं 37 का हूं, फिर मैं 47 का होऊंगा, मैं 57 का होऊंगा, 70, 80 जो उतना भी होऊंगा। तो जैसे जैसे हम बुढ़ापे की तरफ जाते हैं तो क्रोमोसोम का जो टीलोमियर वाला पार्ट है वो धीरे धीरे खत्म होता जाता है। और एक टाइम ऐसा होता है कि क्रोमोसोम का टीलोमियर पूरा ही खत्म हो जाता है। उसके बाद आपके मेन क्रोमोसोम को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई नहीं होता। आपके मेन डीएनए को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई नहीं होता, जिसके बाद सेल की डेथ हो जाती है। तो एक जो नॉर्मल मृत्यु होती है, जिसको आप एजिंग बोलते हैं, जो लोग बुढ़ापे से मरते हैं, तो एक जवान बच्चे के तुम्हारे क्रोमोसोम के एंड पर टीलोमियर ज्यादा मिलेगा एज कंपेयर टू मैं। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है क्रोमोसोम के टीलोमियर वाला पार्ट धीरे धीरे कम होता जाता है। और जब बाद में एक टाइम आता है जाने का, तो टीलोमियर वाला पार्ट एकदम खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से क्रोमोसोम के अंदर जो मेन डीएनए होता है वो डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाता है और सेल की डेथ हो जाती है। सेल की डेथ हो जाती है। तो मेन डीएनए को प्रोटेक्ट करने का काम जो डीएनए करता है उस डीएनए को बोलते हैं टीलोमियर। तो उंगली पर फिंगर, फिंगर पर कैप लगाई, सब्जी काटी तो उंगली नहीं कटी, पहले कैप कटेगी। कैप पर निशान पड़ते जाएंगे, एक टाइम आएगा कि कैप कट जाएगी, फिर उंगली कट जाएगी। तो क्रोमोसोम के एंड को प्रोटेक्ट करने का काम जो डीएनए करता है उसको टीलोमियर बोलते हैं। ये टीलोमियर है तो आपका जो मेन डीएनए है वो सुरक्षित है। समझ में आया तो यस लिख। टीलोमियर present at the end of chromosome क्या काम करते हैं? प्रोटेक्शन। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन नॉन स्टेनिंग रीजन है। नॉन स्टेनिंग का मतलब है जब आप क्रोमोसोम को किसी डाई के साथ स्टेन करोगे तो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन अपने ऊपर उस डाई को रिटेन नहीं रखता। जब आप क्रोमोसोम को किसी डाई के साथ स्टेन करोगे तो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन वाला रीजन उस डाई को रिटेन नहीं करता। इसको हमने बोला है नॉन स्टेनिंग रीजन। नॉन स्टेनिंग रीजन, ठीक है, नॉन स्टेनिंग रीजन। अब मैंने आपको बता दिया था एक सेल में 46 क्रोमोसोम है जिसमें 2 मीटर का डीएनए डिस्ट्रीब्यूट है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। एक सेल में 46 क्रोमोसोम है जिसमें 2 मीटर का धागा पड़ा हुआ है। आ जाओ। यू मे रिकॉल दैट इंटरफेस न्यूक्लियस हैज लूज इनडिस्टिंक्ट। इनडिस्टिंक्ट का मतलब होता है नॉट क्लियरली विजिबल ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर। न्यूक्लियो का मतलब बता चुका था मैं आपको, डीएनए और आरएनए, मतलब न्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन का मतलब हिस्टोन प्रोटीन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन, जिसको आप बोलते हैं क्रोमैटिन। बट ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेज ऑफ सेल डिवीजन, जैसे प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, सेल के अंदर मिलता है क्रोमोसोम इन प्लेस ऑफ न्यूक्लियस।
क्योंकि इन स्टेज में आपका न्यूक्लियस एब्सेंट है। इसका मतलब जो क्रोमोसोम है वो आपके कहां है, साइटोप्लाज्म में है। क्रोमैटिन कंटेन डीएनए सम बेसिक प्रोटीन हिस्टोन सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ठीक, नॉन हिस्टोन प्रोटीन कैसे हैं, एसिडिक है। कैसे हैं, एसिडिक है। ठीक, तो आपके जो बेसिक प्रोटीन होते हैं हिस्टोन, उनके साथ इंटरेक्ट करने का काम करते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन। बेसिक प्रोटीन है हिस्टोन, उनके साथ इंटरेक्ट करने का काम करते हैं नॉन हिस्टोन, और थोड़ा सा मिलता है आरएनए। ठीक, अ सिंगल ह्यूमन सेल अप्रोक्सीमेट 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए डिस्ट्रीब्यूटेड 46 क्रोमोसोम। तो 46 क्रोमोसोम में टोटल डीएनए है 2 मीटर का। ठीक है, यू विल स्टडी द डिटेल ऑफ डीएनए पैकेजिंग इन क्रोमोसोम इन क्लास 12th। इंटरफेस न्यूक्लियस हैज कॉम्पैक्ट, बताइए क्या आंसर होगा, बताइए क्या आंसर होगा। इंटरफेस न्यूक्लियस हैज कॉम्पैक्ट नहीं, लूज, डिस्टिंक्ट नहीं, इनडिस्टिंक्ट। आपका पहला तो गलत हो गया। डीएनए हिस्टोन नॉन हिस्टोन बट ऑल्सो आरएनए, ये भी गलत हो गया। अ सिंगल सेल हैव 2 मीटर डीएनए डिस्ट्रीब्यूटेड इन 23 नहीं 46 क्रोमोसोम, गलत हो गया। ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेज ऑफ सेल डिवीजन सेल शो क्रोमोसोम इन प्लेस ऑफ न्यूक्लियस। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, बहुत बढ़िया, पूरी रफ्तार में आंसर आना चाहिए। एवरी क्रोमोसोम विजिबल ओनली इन डिवाइडिंग सेल्स, ओनली इन डिवाइडिंग सेल्स। ठीक, every chromosome visible only in dividing cell essentially has a primary construction। dividing cell का मतलब हो गया है आपका एम फेस, जिसमें प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस। ठीक, टीलोफेस क्यों नहीं लिखा, बता तो अभी भी सकता हूं, लेकिन बता के कोई फायदा भी नहीं है। 50% लोगों को समझ आएगा जिन्होंने पहले पढ़ा है, 50% लोग जो पहली बार पढ़े हैं उनका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, इसलिए नहीं लिखा। ठीक है, टीलोफेस में क्रोमोसोम डीकंडेंस होकर क्रोमैटिन बना लेता है, इसलिए नहीं लिखा। ठीक है, एग्जांपल दे दिया प्रोफेस, मेटाफेस एंड एनाफेस। और दी सेंट्रोमियर, centromere on the sides of which dish shaped structure called kinetochore are present। centromere hold 2 chromatid of chromosome। Based on position of centromere, chromosome can be classified into 4 types। metacentric chromosome has middle centromere, 2 equal arms of chromosomes। some metacentric chromosome has centromere slightly away from the middle, slightly away, resulting into one short arm and one long arm। In case of acrocentric chromosome, the centromere is situated close to its end, forming one extremely short, one very long, whereas telocentric chromosome has terminal centromere। एक एक चीज आपका एक्सप्लेन कर चुके हैं, ये आपके डायग्राम है, इनको देख लीजिएगा आप। ठीक, चलो अब इनके जवाब दीजिएगा, इनके जवाब दीजिएगा। पहले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। एवरी क्रोमोसोम विजिबल इन डिवाइडिंग सेल हैज प्राइमरी कंस्ट्रक्शन और सेंट्रोमियर विच हैव डिश शेप लिपिड स्ट्रक्चर। लिपिड नहीं, प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर। तो ये गलत हो गया, तो जो गलत है वही आंसर होना चाहिए। सेंट्रोमियर होल्ड 2 क्रोमैटिड ऑफ क्रोमोसोम, करेक्ट है। मेटासेंट्रिक, मिडिल सेंट्रोमियर फॉर्मिंग 2 इक्वल आर्म्स, करेक्ट है। सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम मिडिल, सो वन आर्म इज शॉर्ट एंड वन आर्म इज लॉन्ग, करेक्ट है। तो आपका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन डी। 30 सेकंड से ज्यादा किसी क्वेश्चन पे मत लगाया करो। थ्योरी पढ़ाई, नोट्स लिखाया और इमीडिएटली उस पर क्वेश्चन करा रहा हूं, 30 सेकंड से भी कम लगना चाहिए। ठीक, एक्रोसेंट्रिक, centromere close to one end,
फॉर्म वन आर्म एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड वन आर्म वेरी लॉन्ग। ठीक है, शेप जो आपका दिया है वो दिया है आपका जे शेप, करेक्ट है। टीलोसेंट्रिक टर्मिनल सेंट्रोमियर एंड आई शेप, करेक्ट है। सब मेटासेंट्रिक एल शेप, मेटासेंट्रिक वी शेप, ऑल आर करेक्ट। आंसर जाएगा डी, ऑप्शन डी, ऑल आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट। ठीक, सम टाइम फ्यू क्रोमोसोम, फ्यू क्रोमोसोम, समझे, फ्यू क्रोमोसोम, फ्यू क्रोमोसोम, जहां सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होगा वहीं तो सैटेलाइट होगा। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बाद वाले पार्ट को क्या बोला? सैटेलाइट बोला। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बाद वाले को क्या बोला? सैटेलाइट बोला। इसलिए मैंने तुम्हें 13, 14, 15, 21, 22 लिखाया, ताकि तुम फ्यू का मतलब समझ जाओ, ताकि तुम फ्यू का मतलब समझ जाओ। Have non-staining secondary constriction and this give the appearance of small fragment called satellite। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से सैटेलाइट अपीयर होता है, क्योंकि सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद वाला जो है वो है सैटेलाइट। फ्यू क्रोमोसोम हैव नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन एट कांस्टेंट लोकेशन, दिस गिव द अपीयरेंस ऑफ स्मॉल फ्रेगमेंट, ये भी सही है। मैनी मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल प्रेजेंट इन प्लांट, ये भी सही है। आंसर जाएगा ऑप्शन डी। अब ये लाइन मुझे एक्सप्लेन करनी है, इसके लिए मुझे टॉपिक पढ़ाना है माइक्रो बॉडीज। बच्चों, इस लाइन के लिए मुझे टॉपिक पढ़ाना है माइक्रो बॉडीज। यहां तक समझ में आया तो एक बार आप हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए, एक बार आप हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। यहां तक आपको समझ में आया तो आप यस लिख दीजिए। अरे दीवाने लिख दे। बच्चों, आपके पास नया टाइम टेबल आएगा तो उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अब से, इस हफ्ते से आपकी जो बॉटनी की क्लास रहा करेगी वो 1/15 से रहा करेगी। ठीक, तो बॉटनी की जो क्लासेस हैं वो 1/15 से रहा करेगी। ये मैं आपको इन्फॉर्म करने जा रहा हूं, मतलब कर चुका हूं। ठीक है, इस हफ्ते से आपके पास एक नया टाइम टेबल आएगा, तो आपकी जो बॉटनी की क्लास रहा करेगी लेजेंड बैच में भी और अल्फा बैच में भी, वो आपकी 1/15 से रहा करेगी। ठीक है, 1/15 से आपकी रहा करेगी। ठीक है, दोनों बैच के अंदर। तो इसका आपको टाइम टेबल आएगा तो आप उसमें चेक कर लीजिएगा। तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे में लेजेंड और अल्फा दोनों में आपकी 1/15 से बॉटनी की क्लास रहा करेगी। ठीक है, अब माइक्रो बॉडी को समझिएगा कि माइक्रो बॉडी क्या होता है। ठीक है, माइक्रो बॉडी क्या होता है। ठीक है, ऐसे ही पढ़ाता हूं मैं, आराम आराम से, कोई भगाऊंगा नहीं, बहुत आराम आराम से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, रॉन्ग आंसर पूछा था क्या? कहां गए वो दिन, कहां गए। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, मैनी मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। अच्छा ओके, ओके, ओनली इन प्लांट सेल। तो बच्चों, इसका जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन सी जाएगा, ऑप्शन सी जाएगा, है ना। इसका जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन सी जाएगा। तो हम इसको हटा देते हैं यहां से, ऑप्शन सी जाएगा। ओनली इन प्लांट, ओनली इन प्लांट नहीं, बट ऑल्सो इन एनिमल, बट ऑल्सो इन एनिमल। तो इसका जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन सी जाएगा। बेटा वो थोड़ा ढंग से पढ़ नहीं पाया था स्टेटमेंट ना, कम, आंखें भी तो कमजोर हो रही हैं, अब शरीर भी बुढ़ापा हो रहा है, उम्र बढ़ती जा रही है ना। तो थोड़ा सा सटियासी गए थे तो दिख नहीं पाया था सेंटेंस, फिर आपने यहाँ पे किया तो फिर थोड़ा सा समझ में आया। नजर धुंधली हो गई है ना। मैं जाऊंगा डॉक्टर साहब के पास, थोड़ा चश्मा उसमें बनवा के आऊंगा। चलो, ये आपको समझ में आ गया है। अब आप डालिए हेडिंग माइक्रो बॉडीज। अब आप देख लीजिए एनसीईआरटी में कितना है माइक्रो बॉडीज के अंदर। माइक्रो बॉडीज,
ठीक है, 2 लाइन आपकी माइक्रो बॉडीज के अंदर लिखी थी। तो पहली चीज हो गया, माइक्रो बॉडीज जो होते हैं आपके, इनमें यूजुअली सिंगल मेम्ब्रेन होती है। माइक्रो बॉडीज में सिंगल मेम्ब्रेन होती है। दूसरा, ये आपके प्लांट्स एंड एनिमल दोनों में मिलते हैं। तीसरा, इनमें आपके एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। ठीक, एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। इसका एक ही एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वो आपके सिलेबस में है। एक एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, वो आपके सिलेबस में है, पेरोक्सीसोम। पेरोक्सीसोम, ठीक। और एंजाइम भी बता देता हूं इसमें, कैटालेस। पेरोक्सीसोम कहां पढ़ाया जाता है बताइए? पेरोक्सीसोम कहां पढ़ाया जाएगा बताइए? कहां पढ़ाया जाएगा? कौन से चैप्टर में पेरोक्सीसोम के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा? जब मैं आपको फोटोसिंथेसिस पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा पेरोक्सीसोम क्या होता है, अभी नहीं बताऊंगा। वहीं बताऊंगा कि पेरोक्सीसोम में क्या होता है और कैटालेस एंजाइम का क्या फंक्शन होता है, अभी नहीं बताऊंगा। अगर मैं अभी आपको बताऊंगा कि पेरोक्सीसोम में फोटो रेस्पिरेशन होता है तो आप कहोगे फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है। मैं आपको बताऊंगा कि कैटालेस H2O2 को वाटर में कन्वर्ट करता है, आप कहोगे हैं। इसलिए इस टॉपिक को छोड़ रहे हैं। इतना ही एनसीईआरटी में है। एक एग्जाम्पल याद रखना, पेरोक्सीसोम, बस इतना ही याद रखना। और पेरोक्सीसोम के बारे में पढ़ाया जाएगा फोटोसिंथेसिस में, जब मैं आपको फोटो रेस्पिरेशन समझाऊंगा। ठीक, तो अब जरा आप माइक्रो बॉडीज को भी देख लीजिए। धीरे धीरे हम पहुंच रहे हैं अपनी मंजिल की ओर। अब मंजिल दूर नहीं है। मैनी मेम्ब्रेन बाउंड, इसका मतलब यह नहीं है कि बहुत सारी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। इसका मतलब है बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं जो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। मैनी मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स कॉल्ड माइक्रो बॉडीज, जिनमें एंजाइम्स हैं जो प्लांट्स और एनिमल के अंदर आपके मिलते हैं। ठीक है, बहुत सारे स्ट्रक्चर जो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। ठीक, तो ये आपका माइक्रो बॉडीज हो गया है। अब है आपका साइटोस्केलेटन। ठीक है, अब है आपका साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन, अब है आपका साइटोस्केलेटन। ठीक, आपकी नेक्स्ट क्लास 11 बजे से है। 10:38 हो रहे हैं। 10:55 तक पूरा चैप्टर खत्म कर दूंगा। क्या बोलते हैं, कर दूं या 1:15 का वेट करूं? क्या बोलती है जनता, कर दूं या 1:15 का वेट करूं? जल्दी से बताओ। 55 तक जाएगी क्लास। क्या बोलती है जनता? क्या बोलती है जनता? इसका रिवीजन लेक्चर भी आएगा आज, इसका भी रिवीजन लेक्चर आएगा और सैटरडे वाले का भी रिवीजन लेक्चर आएगा। क्या बोलती है जनता? यस यस यस। यस यस लिख रही है। ओ यस, ओके, मतलब कर दो, गियर डालो और कर दो। शाबाश, ये हुई ना बात, ये हुई ना मर्दों वाली बात, कि भले ही हमें ब्रेक 5 मिनट का मिलेगा लेकिन कर दो यार। अब यहां तक लाए तो अब कर दो, अब कर दो, अब मत रुको। ये हुई ना बात। साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन क्या है? साइटोस्केलेटन, पहला पॉइंट, इलॉबरेट। इलॉबरेट, इलॉबरेट मतलब कॉम्प्लेक्स, प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है। कहां मिलेगा? सिर्फ यूकैरियोट में मिलेगा। सिर्फ कहां मिलेगा? यूकैरियोट में मिलेगा। ठीक, इसमें टाइप्स हैं। पहला टाइप है
माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल, आप याद करिए, माइक्रोट्यूब्यूल के अंदर कौन सा प्रोटीन था? ट्यूबलिन प्रोटीन था। माइक्रोट्यूब्यूल कहां कहां प्रेजेंट थे? सीलिया में थे, फ्लैजेला में थे। और सीलिया और फ्लैजेला का रोल किस में है? मोटिलिटी में है। इसका मतलब माइक्रोट्यूब्यूल का रोल कहां पर है? मोटिलिटी में है। माइक्रोट्यूब्यूल से और कहां पर थे? माइक्रोट्यूब्यूल सेंट्रियोल में भी थे। और माइक्रोट्यूब्यूल से क्या बनता है? स्पिंडल फाइबर भी बनता है। स्पिंडल फाइबर भी बनता है, जो एक तरीके से सेल को मैकेनिकल स्ट्रेंथ और शेप भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ लिख लीजिए, अभी मैकेनिकल स्ट्रेंथ लिख लीजिए। ठीक है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। स्पिंडल फाइबर, सेल के अंदर स्पिंडल फाइबर है, माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट है। ठीक, ये आपको समझ में आ गया है। किसके बारे में हमने पढ़ा? माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में। ठीक, दूसरा है आपका इंटरमीडिएट फिलामेंट। ये भी एक प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है। इंटरमीडिएट फिलामेंट का एग्जाम्पल है आपका लैमिन्स प्रोटीन। लैमिन्स प्रोटीन, लैमिन्स प्रोटीन मतलब याद करिए न्यूक्लियर लैमिना। न्यूक्लियर लैमिना, न्यूक्लियर लैमिना। और ये प्रोटीन क्या करते हैं? ये प्रोटीन आपके एसिडिक होते हैं। ठीक, और ये प्रोटीन डीएनए पैकेजिंग में, क्रोमैटिन की पैकेजिंग में हेल्प करते हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट का एक एग्जाम्पल हो गया लैमिन्स प्रोटीन। एक एग्जाम्पल और बोल रहा हूं, लिखना मत, कैरेटिन प्रोटीन। कैरेटिन प्रोटीन भी लैमिन्स, कैरेटिन प्रोटीन भी इंटरमीडिएट फिलामेंट है। लैमिन्स प्रोटीन भी इंटरमीडिएट फिलामेंट है। कैरेटिन प्रोटीन भी एक इंटरमीडिएट फिलामेंट है। लैमिन्स प्रोटीन भी एक इंटरमीडिएट फिलामेंट है। बट एनसीईआरटी में यह नहीं लिखा। एनसीईआरटी में लैमिन्स प्रोटीन करके नहीं लिखा, बस एक वर्ड लिखा है इंटरमीडिएट फिलामेंट, बस एक वर्ड लिखा है। और तीसरा है आपका माइक्रो फिलामेंट। माइक्रोट्यूब्यूल, इंटरमीडिएट फिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट का मतलब है एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन। एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन। ठीक बच्चों, अमीबा के अंदर जो साइटोप्लाज्म का इनर पार्ट है वो कैसा है? लिक्विड है। लेकिन ये देखिए, ये क्या है? दो चेन आपको दिख रही हैं। ये चेन इस तरीके से है, आप देखिए, आपको दो चेन दिख रही हैं। किसकी चेन दिख रही है? एक्टिन प्रोटीन की। तो आपको दो फिलामेंट दिख रहे हैं, आपस में लिपटे हुए। ये फिलामेंट की जो मोनोमेरिक यूनिट है, ये फिलामेंट जिस प्रोटीन से बने हैं उस प्रोटीन का नाम है एक्टिन। आपको दो फिलामेंट आपस में लिपटे हुए दिख रहे हैं। ये दो फिलामेंट जिस मोनोमेरिक प्रोटीन से बने हैं उस प्रोटीन का नाम है एक्टिन। तो माइक्रोफिलामेंट, यहां पर आपके माइक्रोफिलामेंट प्रेजेंट होते हैं। मतलब साइटोप्लाज्म का वो पार्ट जो आउटर साइड में है, वहां पर एक्टिन प्रेजेंट है। एक्टिन का मतलब क्या हुआ? एक्टिन का मतलब हुआ माइक्रोफिलामेंट। ध्यान से समझना,
फील करा दूंगा। व्हाट इज इंटरमीडिएट फिलामेंट? अरे लुखे, ये भी समझाया तो है ही है। इंटरमीडिएट फिलामेंट, न्यूक्लियस वाली क्लास में जा, न्यूक्लियस वाली क्लास में जा, वहां इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर लैमिन्स प्रोटीन थे, बताया तो था। अब न्यूक्लियस वाली क्लास पढ़ी नहीं होगी, सीधा यहां पर जंप मारी होगी, ठीक है, और फिर जंप ही करता रहेगा। न्यूक्लियस वाली क्लास में जा, न्यूक्लियस वाली क्लास में जा, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर न्यूक्लियर लैमिना बताया गया था, उसी को मैं लैमिन्स प्रोटीन बोल रहा हूं। इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर एसिडिक प्रोटीन प्रेजेंट हैं, जिनको मैं न्यूक्लियर लैमिना बोल रहा हूं, जिनको मैं लैमिन्स प्रोटीन बोल रहा हूं। ये प्रोटीन भी डीएनए की पैकेजिंग में हेल्प करते हैं। ये प्रोटीन एसिडिक होते हैं, ये प्रोटीन एसिडिक होते हैं, ठीक। इंटरमीडिएट फिलामेंट समझ में आया तो यस लिखो, ये तो मैंने आपको बताया था, ये तो मैंने आपको बताया था। ये देख, ये है न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस, ये है आपका न्यूक्लियस, ये है इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर तेरा न्यूक्लियर लैमिना, लैमिन्स प्रोटीन प्रेजेंट है, और ये तेरे क्रोमैटिन की पैकेजिंग में हेल्प करता है, ये तेरे क्रोमैटिन की पैकेजिंग में हेल्प करता है। अब देखिए, अमीबा में वो साइटोप्लाज्म जो कहां है, बाहर की तरफ है, आउटर रीजन में है। आउटर रीजन में जो साइटोप्लाज्म है वहां पर एक्टिन प्रोटीन के फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं, और एक्टिन प्रोटीन के फिलामेंट का मतलब है माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट का एग्जांपल है एक्टिन फिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है। माइक्रोफिलामेंट का एग्जांपल, माइक्रोफिलामेंट का टाइप है एक्टिन प्रोटीन, एक्टिन फिलामेंट। तो यहां पर जो एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन होता है, जिसकी वजह से स्यूडोपोडिया फॉर्म्ड होते हैं, जिनकी वजह से स्यूडोपोडिया फॉर्म्ड होते हैं। कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, जिसकी वजह से अमीबा में स्यूडोपोडिया फॉर्म्ड होते हैं। एकदम क्लियर हुआ तो यस लिखो। तो माइक्रोफिलामेंट जो होता है वो आपका स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन में हेल्प करता है, स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ये जो स्ट्रक्चर आपके बन रहे हैं, ये इनको बोलते हैं स्यूडोपोडिया, इनको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। इनकी हेल्प से मूवमेंट होता है, ठीक है, जिस मूवमेंट को आप कहते हैं अमीबॉइड मूवमेंट, इसको आपने बोल दिया है अमीबॉइड मूवमेंट, अमीबॉइड मूवमेंट। और मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में भी इनका रोल होता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में इनका रोल होता है, ठीक है। और भी बहुत फंक्शन है बट किताब में नहीं लिखे हैं, ठीक है। और मेंटेन शेप ऑफ सेल, मेंटेन शेप ऑफ सेल। बच्चों, जो आप आज तक नॉर्मल पढ़ते आए कि अमीबा का जो साइटोप्लाज्म है वो मेम्ब्रेन पर धक्का मारेगा, अमीबा का जो साइटोप्लाज्म है वो मेम्ब्रेन पर धक्का मारेगा, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन एलोंगेट हो जाएगी, और उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्यूडोपोडिया। आज और बेहतर कॉन्सेप्ट से आपको ने जाना कि साइटोप्लाज्म जो अमीबा में बाहर की तरफ होता है वहां एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं, वहां माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, उनमें कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन की वजह से आपकी स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है, ठीक। मैं और भी फंक्शन बता सकता हूं, साइक्लोसिस वगैरह, बट वो सब किताब में नहीं लिखा है, ठीक है। वो मैं आपको जब 45 मिनट का एक एक्स्ट्रा लेक्चर दूंगा जिसका टाइटल होगा आउट ऑफ सिलेबस, लिखना मत उसमें से कुछ भी, बस एक बार पूरे साल में बस एक बार देख लेना, ऐसे ही एक ही बार, दूसरी बार भी मत देखना, वहां पे वो पॉइंट कवर करूंगा। जितना ये पढ़ा दिया इतना काफी है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। वो तो तब होगा जब आपने कहा कि बस हम तो सब पढ़ चुके हैं, हमें तो सब आता है, हमें तो पता है, जानना चाहते हैं, हम तो अपनी नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं। बढ़ाना होगा तो देख लेना, नहीं भी देखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो बच्चों, माइक्रोफिलामेंट मतलब एक्टिन मायोसिन प्रोटीन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में भी हेल्प करते हैं, शेप ऑफ सेल मेंटेन करेंगे, ठीक है। स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन हो गया, इंटरमीडिएट फिलामेंट हो गया, माइक्रोट्यूब्यूल आपका हो गया है। आ जाओ बच्चों, समझ में आया तो एक बार सब हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए।
समझ में आया तो एक बार आप हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। ये देखिए सिर्फ इतना लिखा है, एलॉबरेट नेटवर्क। एलॉबरेट का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स। फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट present in cytoplasm referred to as cytoskeleton. Many functions such as mechanical support, motility, maintenance of shape of cell. यहां से नीट में क्वेश्चन आया था, ये आपको याद रखना है। Elaborate network of filament, नॉन प्रोटीन नहीं, प्रोटीन। Microtubule, microfilament, intermediate filament are cytoskeleton. Help is mechanical support, maintain shape and help in motility. B and C are करेक्ट। बी एंड सी आर करेक्ट। तो बच्चों आई होप मैं चैप्टर के साथ जस्टिस कर पाया हूं, आपको अच्छे से समझ में आया है। ठीक, हर लेक्चर के साथ आपको डीपीपी मिली, उस डीपीपी का रुपेश चौधरी का वीडियो सॉल्यूशन मिला, डिटेल कॉन्सेप्ट मिला, एनसीईआरटी लाइन सिर्फ क्वेश्चंस नहीं मिले, उनका अच्छे से डिस्कशन और एनसीईआरटी लाइन का भी डिस्कशन क्लास में कराया गया। सिर्फ एनसीईआरटी लाइन इंग्लिश की हिंदी ट्रांसलेट नहीं की गई, जो ब्लैंक स्लाइड पे कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया उसी को एनसीईआरटी पर भी एक्सप्लेन किया गया, दो बार आपको पढ़ाया गया। हैंड रिटन नोट्स भी आपको अलग से हर लेक्चर के प्रोवाइड किए गए। ठीक, और अब आपके साथ 140 क्वेश्चन इस कंप्लीट चैप्टर पर एनसीईआरटी बेस इंक्लूडिंग पीवाईक्यू भी डिस्कस किए जाएंगे। तो एक टीचर इससे ज्यादा क्या कर सकता है? मेरा अगर तुमने 70% चीजें भी फॉलो करी तब भी तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस जर्नी में बस एक ही चीज मैंने आपके साथ नहीं की, वो था क्लास में अननेसेसरी बकवास नहीं की। मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये हूं, मैं वो कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं फुलाना, मैं ढिमकाना, ये नहीं किया। मोटिवेशनल बातें नहीं की, बहुत ज्यादा हंसाया नहीं। ठीक, तो आपको समझ में आ गया पढ़ाने का तरीका, हम किस तरीके से पढ़ाने वाले हैं, किस तरीके से पूरे साल आपको लेके चलने वाले हैं। आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशनल चाहिए, कुछ चाहिए, वो चाहिए, तो आप मेरे से मत पढ़ना। आपको इसके अलावा सब कुछ चाहिए जो आपकी पढ़ाई के लिए जरूरी है, तो आप मेरे से पढ़ना। तो बच्चों 1/15 की जो क्लास होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। पूरे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और रिवीजन प्लानर दूंगा। ठीक, और आज आपको आज के लेक्चर का भी रिवीजन मिलेगा और लास्ट लेक्चर का भी रिवीजन मिलेगा। ठीक है, जाते जाते सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि द शो मस्ट गो ऑन। तुम्हारे ऊपर पूरे पीडब्ल्यू का हाथ है, अलग सर का हाथ है। ठीक है, अलग सर का हाथ होने का मतलब है जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी हम हमेशा अच्छे से निभाएंगे। समझ में आया? जो है उन्हें भी भगवान सम्मति दे, जो हमारे साथ नहीं है भगवान उनको भी सम्मति दे। सब अपने जीवन में आगे बढ़ें, बस यही आपसे मैं कहना चाहता हूं। बाकी फालतू और कुछ नहीं। ठीक, मैं कुछ बोल दूंगा, अननेसेसरी कुछ आएगा, लोग उसको अलग तरीके से मोल्ड करेंगे, यूट्यूब पे डाल देंगे, फिर फालतू की कंट्रोवर्सी। सब खुश रहें, भगवान सबको सम्मति दे, भगवान सबको खुश रखे। आप भी आगे बढ़ो, हम भी आगे बढ़े। ठीक, थैंक यू सो मच। मस्त होके बैठना, चौड़े होके बैठना, स्ट्रेस फ्री होके बैठना, क्योंकि भाई आज ही दोबारा आएगा। ठीक, चलिए, थैंक यू।